कर्ट एक कमजोर भद्दा सा दिखने वाला लड़का था जिसे हीरो की पार्टी से बेकार समझकर निकाल दिया गया था। लेकिन सब कुछ तो तब बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास इन्फिनिट माना है जो उसकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। और अब उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है चलिए देखते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से करना है, इसलिए सपोर्ट करना दोस्तों। कहानी की शुरुआत तब होती है जब कर्ट फ्लेमिंग ड्रैगन नाम की एक एस रैंक हीरो पार्टी ज्वाइन करता है, लेकिन वो कभी भी किसी लड़ाई में कुछ खास कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास कॉम्बैट स्किल्स बिल्कुल नहीं होते। एक दिन पार्टी का घमंडी लीडर कर्ट से कहता है कि उसे पार्टी से निकाला जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए बोझ है और उसकी जगह कोई ताकतवर बंदा उनके काम आएगा। इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी वो लोग कर्ट को कचरे की तरह धक्का देकर छोड़ देते हैं, जिससे वो पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन कर्ट एक वर्क स्टेशन पर नौकरी ढूंढने के लिए जाता है। रिसेप्शनिस्ट कर्सल जब सुनती है कि कर्ट पहले फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी का हिस्सा था तो उसे लगता है कि शायद उसके अंदर कोई छुपी हुई खास टैलेंट होगी, लेकिन जब उसका टेस्ट लेती है तो उसके सारे उम्मीदें टूट जाते हैं। टेस्ट में पता चलता है कि कर्ट सिर्फ जी रैंक का है और उसके कॉम्बैट स्किल्स तो निगेटिव लेवल पर है। उसे कहा जाता है कि वो बिल्कुल बेकार है और उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जब कर्ट बताता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और वो बहुत परेशान है, तब कर्सल उसे एक मजदूरी वाला काम ट्राई करने की सलाह देती है और उसकी ताकत चेक करने के लिए एक भारी बैग उठाने को कहती है। कर्ट मान जाता है, लेकिन वो उस बैग को उठाने में भी बहुत मुश्किल महसूस करता है और उसे लगता है जैसे उसका सारा माना खत्म हो रहा है। फिर भी कर्सल किसी तरह उस बेचारे की मदद करना चाहते हैं, इसीलिए वो कर्ट को कंस्ट्रक्शन का काम रेकमेंड कर देती है। कुछ ही देर बाद कर्ट शहर की दीवार के पास पहुंचता है, जहां उसका बॉस उसे सिर्फ सीमेंट लगाकर दीवार की मरम्मत करने का काम देता है क्योंकि कर्ट दिखने में बहुत पतला और कमजोर लगता है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब बॉस वापस आता है तो वो हैरान रह जाता है। कर्ट ने अकेले ही पूरी दीवार का लगभग 1/4 हिस्सा ठीक कर दिया होता है, जो किसी के लिए भी नामुमकिन है। ये देखकर बॉस अपने पास बचे हुए सारे पैसे कर्ट को दे देता है और वादा करता है कि बाकी पैसे वो बाद में देगा। कर्ट खुद भी हैरान होता है कि उसने इतने पैसे कमा लिए। 3 दिन बाद पूरे शहर के लोग हैरान होकर देखते हैं कि शहर की दीवारों की मरम्मत कितनी तेजी से हो रही है। इसी बीच बॉस कर्ट को नौकरी से निकाल देता है। वो कहता है कि कर्ट अपना काम इतना अच्छे से करता है कि दूसरे मजदूरों के लिए काम ही नहीं बचता। फिर वो कर्ट से कहता है कि उसकी एबिलिटी तो एसएस रैंक जैसी लगती है और उसे ऐसे मजदूरों के साथ नहीं बल्कि रॉयल कैपिटल जाकर वहाँ कुछ करना चाहिए। लेकिन कर्ट इतना सीधा होता है कि उसे लगता है बॉस सिर्फ उसकी तारीफ कर रहा था। उदास होकर वो दोबारा कर्सल के पास एक और नौकरी मांगने चला जाता है। वही उसकी मुलाकात यूरिशिया नाम की एक लड़के से होती है जो किसी मजदूर को हायर करना चाहते हैं ताकि वो उसके साथ क्रिस्टल्स इकट्ठा करे और वो उन्हें बेचकर अपना कर्जा चुका सके। यूरिशिया की खूबसूरती देखकर कर्ट तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यूरिशिया पहले थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि कर्ट बहुत ही कमजोर दिखता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता, इसलिए वो उसे रख लेते हैं। उनके जाने के बाद कर्सल के असिस्टेंट उसे बताते हैं कि कर्ट के अकाउंट में अभी अभी 200 गोल्ड कॉइन्स डिपॉजिट हुए हैं। ये सुनकर कर्सल इतने हैरान होते हैं कि उसका पैर फिसल जाता है और वो उसी बस्ते पर गिर जाती है जिसे कर्ट उठा नहीं पाया था। तब असिस्टेंट बताती है कि ये कोई मामूली बैग नहीं है बल्कि एक ऐसा अनोखा औजार है जिससे किसी इंसान के अंदर कितना माना है उसका पता लगाया जा सकता है। जितना ज्यादा माना उस इंसान के अंदर होगा ये बैग उतना ही भारी हो जाएगा। ये सुनकर कर्सल को कर्ट का रिएक्शन याद आता है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर कर्ट असल में है कौन। उधर यूरिशिया और कर्ट अपने बेस कैंप पहुँचते हैं। वहाँ कर्ट को पता चलता है कि दोनों को एक ही टेंट में रहना पड़ेगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यूरिशिया उसे शांत करते हैं और उसे खाना ऑफर करते हैं। इतनी सी मेहरबानी देखकर भी कर्ट बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके साथ पहले कभी किसी ने इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। रात होने पर दोनों टेंट में आराम करने जाते हैं, लेकिन जब कर्ट देखता है कि यूरिशिया आराम से सो रही है तो वो खुद टेंट के बाहर सोने निकल जाता है। ये देखकर यूरिशिया काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि वो असल में कर्ट की ईमानदारी और उसका कैरेक्टर चेक कर रही थी। अगली सुबह कर्ट यूरिशिया को क्रिस्टल्स निकालने के सबसे अच्छी जगह पर ले जाता है। वहाँ वो बहुत ही आसानी से ढेर सारे क्रिस्टल्स ढूंढ लेता है जिन्हें ढूंढने में यूरिशिया को पहले बहुत मुश्किल होती थी। इसके बाद कर्ट उन क्रिस्टल्स को तुरंत मैजिक क्रिस्टल्स में बदल देता है। ये देखकर यूरिशिया पूरी तरह हैरान रह जाते हैं क्योंकि सबसे बड़े मेजेस को भी ऐसा करने में घंटों लग जाता है। लेकिन कर्ट इतना भोला होता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। दिन भर का काम खत्म होने के बाद यूरिशिया रॉयल कैपिटल जाती है ताकि वो ये क्रिस्टल्स अपनी दोस्त मिमिको को बेच सके। मिमिको क्रिस्टल्स को ध्यान से चेक करने के बाद उनके बदले 500 गोल्ड कॉइन्स देने की ऑफर करते हैं। इतने हाई क्वालिटी क्रिस्टल्स देखकर मिमिको जानना चाहते हैं कि यूरिशिया को ये क्रिस्टल्स कहाँ से मिले। वो चाहते हैं कि यूरिशिया कर्ट को भी उसके पास लेकर आए, लेकिन यूरिशिया कर्ट के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। इस पर मिमिको उसे सलाह देती है कि वो ध्यान रखे कि कर्ट किसी दूसरे देश ना चला जाए क्योंकि उसके जो ये एबिलिटीज है इसके दम पर वो किसी देश में एक विस्काउंट भी बन सकता है। दोनों की बातचीत के बाद यूरिशिया सीधा कर्सल के पास जाते हैं और वो 500 गोल्ड कॉइन्स कर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। वहाँ वो कर्सल से कर्ट के बारे में जानकारी मांगते हैं कि आखिर वो लड़का है कौन जो थोड़ी बहुत
बहुत बातें उसे पता चलते हैं, उसके बाद वो कर्सल को सख्त आदेश देते हैं कि कर्ट के बारे में किसी और को कोई जानकारी ना दे। अगली सुबह जब यूरेशिया दोबारा पहाड़ों पर लौट कर आते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। सिर्फ एक ही रात में कर्ट ने उन दोनों के लिए एक पूरा घर बना दिया होता है। इसी दौरान फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी, जिसने कर्ट की जगह एक नए मैच को रिक्रिएट किया था, एक मॉन्स्टर से लड़ते वक्त बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पार्टी के लोग समझ नहीं पाते कि वो अपनी पूरी ताकत से क्यों नहीं लड़ पा रहे। तब वंदना नाम की एक लड़की मुस्कुराती है और सोचते हैं कि इस पार्टी का अंत अब शुरू हो चुका है। यहाँ दूसरी तरफ यूरेशिया कर्ट को बताते हैं कि उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। उसके बनाए हुए हाई क्वालिटी मैजिक क्रिस्टल्स की वजह से उसे बैरॉन बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन कर्ट उस ऑफर को मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि यूरेशिया उसके एबिलिटीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देख रही है। इसके बजाय वो यूरेशिया के साथ ही काम जारी रखने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगा उसने जो मैजिक क्रिस्टल्स बनाए थे उन्हें बेचकर यूरेशिया को ज्यादा पैसे नहीं मिले अपना कर्जा चुकाने के लिए। लेकिन बेचारे कर्ट को तो पता ही नहीं है कि 500 गोल्ड कॉइंस मिलने के बाद यूरेशिया को इतना गिल्ट महसूस हुआ था कि उसने सारे पैसे कर्ट के अकाउंट में जमा कर दिए और इसी वजह से वो अपना कर्जा चुका नहीं पाई। फिर दोनों दोबारा काम की बात करते हैं और कर्ट बताता है कि उसने खुदाई के लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है। जैसे वो यूरेशिया को वहाँ ले जाने वाला होता है, यूरेशिया उसकी फिक्र करते हुए सोचते हैं कि शायद उसने पूरी रात ये घर बनाने में बिता दी होगी। लेकिन कर्ट बताता है कि उसने पूरे 6 घंटे की नींद ली थी। पर यूरेशिया को इतना चिंता करते देखकर कर्ट उसके बाद गलत समझ लेता है और सोचता है कि शायद वो उसे कामचोर समझ रही है। इसलिए वो तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि अब से वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा। थोड़ी देर बाद कर्ट उसे घाटी में ले जाता है और बताता है कि यहाँ एक खास पत्थर मिलेगा। उसके बाद वो खुद वापस उस पुरानी जगह चला जाता है जहाँ उसे पहले क्रिस्टल्स मिले थे ताकि वो और कीमती चीजें निकाल सके। यूरेशिया शाम तक खुदाई करती रहती है और आखिरकार एक बड़ा टोपस क्रिस्टल ढूंढ लेती है। खुशी से उसके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है कि अगर कर्ट इसे मैजिक स्टोन में बदल दे तो इसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक लेती है क्योंकि उसे लगता है सिर्फ अपने फायदे के लिए कर्ट का इस्तेमाल करना गलत होगा। इसके बाद वो वापस लौटने लगती है और मजाक में सोचते हैं कि शायद अब तक कर्ट ने पहाड़ों के अंदर पूरी सुरंगें बना दी होगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। जैसे यूरेशिया गुफा के अंदर जाती है वो खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि कर्ट के लिए सब तो नॉर्मल होगा है ना। लेकिन गुफा का साइज देखकर आखिरकार उसका सब्र भी टूट जाता है। इसी दौरान थोड़ा उदास दिख रहा कर्ट उसके पास बहुत सारे चमकदार पत्थर लेकर आता है। जब यूरेशिया उससे पूछते हैं कि वो उदास क्यों है तो कर्ट बताता है कि जिस पत्थर की वो तलाश कर रहा था उसका ज्यादा हिस्सा उसे नहीं मिला। ये सुनकर यूरेशिया को थोड़ा सुकून मिलता है और उसे लगता है कि कर्ट का भी कभी कभी बुरे दिन आते हैं। लेकिन जब वो एक्साइटेड होकर उन चमकदार पत्थरों के बारे में पूछते हैं तो कर्ट बिल्कुल आराम से बताता है कि वो मिथ्रिल है। ये सुनकर यूरेशिया का दिमाग ही घूम जाता है क्योंकि मिथ्रिल सोना और प्लेटिनम से भी कई गुना ज्यादा कीमती होता है। लेकिन कर्ट आराम से कहता है कि उसके गांव में मिथ्रिल की कोई खास वैल्यू ही नहीं है। ये बात सुनकर यूरेशिया और भी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर मिथ्रिल उसके लिए खास नहीं है तो फिर वो आखिर ढूंढ क्या रहा था। जब वो ये सवाल पूछते हैं तब कर्ट उसे और ही हल्कम दिखाता है जिसे द मेटल ऑफ द गॉड्स भी कहते हैं। हे भगवान, ये देखकर यूरेशिया की आंखें खुली की खुली रह जाते हैं क्योंकि ये दुनिया के सबसे रेयर और सबसे कीमती मेटल माने जाते हैं। लेकिन कर्ट उसे और भी ज्यादा हैरान कर देता है जब वो कहता है कि ये तो लगभग हर जगह मिल जाते हैं, बस करीब करीब 7 किलोमीटर तक खोदना पड़ता है। जब यूरेशिया सुनती है कि कर्ट ने इतने गहराई तक खुदाई की और सिर्फ 8 घंटों में गड्ढा दोबारा भर भी दिया तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो सिर्फ इतना कहते हैं कि इस गुफा को दोबारा मत भरना। अगले दिन दोनों उस गुफा के रास्ते शमेला शहर लौटते हैं। अब क्योंकि ये जो गुफा है वो ताइकोन शहर से सीधा शमेला शहर जाने का एक शॉर्टकट बन गया है, इसलिए यूरेशिया उस रास्ते को लोगों के लिए खोल देते हैं और उसके बदले में पैसे लेने लगते हैं। वो कहते हैं कि इन पैसों से उसके कर्जे चुक जाएंगे। शमेला पहुंचने के बाद कर्ट की मुलाकात बांदना से होती है। बांदना उसे बताते हैं कि वो अब फ्लेमिंग ड्रैगन के मेंबर नहीं रहे। हालांकि असल में उनके लीडर गोलनोवा ने उसे कर्ट को ढूंढने भेजा था क्योंकि पार्टी को सिर्फ कर्ट के हाथ का बना खाना ही पसंद आता है। जब बांदना को पता चलता है कि कर्ट नौकरी ढूंढ रहा है तो वो उसे एक नक्शा देते हैं और कहते हैं कि शहर में ऑफिलिया नाम की एक एटलियर मेस्टर को मदद की जरूरत है। कर्ट उसका शुक्रिया अदा करता है और नक्शे के हिसाब से एक बहुत ही अच्छे घर तक पहुंचता है। अब दोस्तों पहले तो ये समझो कि एटलियर उस जगह को कहा जाता है जहां हर तरह के जादुई चीजें बनाई जाती है, जैसे दवाइयाँ, जादुई औजार, हथियार वगैरह वगैरह। और जो इंसान इस जगह का मालिक होता है उसे एटलियर मास्टर कहते हैं। शहर में उनकी बहुत इज्जत होती है, उन्हें एक विस्काउंट के बराबर माना जाता है। अब उस घर में मिशेल नाम के असिस्टेंट उसका खुशी से स्वागत करते हैं। जैसे उसे पता चलता है कि बांदना ने कर्ट को भेजा है वो बिना देरी के उसे सीधा किचन में ले जाते हैं। अब किचन की हालत इतनी खराब होती है कि लगता है जैसे सालों से उसकी सफाई नहीं की है। लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर्ट उस पूरे जगह को बिल्कुल चमका देता है। इसके बाद कर्ट घर के अंदर इधर उधर देखने लगता है कि आखिर मिशेल किधर गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात लिजलॉट नाम की एक लड़की से होती है जिसके
पेट में एक कर्ज लगा हुआ है। कर्ट उसका हाल देखकर उसकी जांच करता है और जब उसे पता चलता है कि लिज़लोट भूखी है तो वो उसके लिए खाना बनाने लगता है। उधर यूरिशा मिमिको से मिलती है और उसे पता चलता है कि कर्ट को जो मिथ्रिल मिला था उसकी कीमत लगभग 50,000 गोल्ड कॉइन्स है। ये सुनकर यूरिशा को डर लगने लगता है कि कहीं कर्ट की असली एबिलिटी सबके सामने न आ जाए। इसलिए वो मिमिको को बताते हैं कि कर्ट पहले फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी का मेंबर था। तब मिमिको उसे बताते हैं कि उस पार्टी का लीडर अब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। फिर मिमिको पूछते हैं कि अब यूरिशा का अगला प्लान क्या है। यूरिशा बताते हैं कि वो कर्ट को एक एटलियर मास्टर बनाना चाहता है और खुद उसके बॉडीगार्ड बनकर उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कर्ट खुद ही अपनी एबिलिटीज को बहुत कम समझता है, इसलिए उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा। वापस किचन में कर्ट लिज़लोट के लिए खिचड़ी बना रहा होता है तब ऑफेलिया वहाँ जाते हैं। जैसे उसे पता चलता है कि कर्ट की लिज़लोट से मुलाकात हो चुकी है वो उसे कुछ पैसे देकर वापस भेज देती है। चलो बच्चे, आज के लिए इतना काफी है, तुम जा सकते हो। जब खाना तैयार हो जाता है ऑफेलिया उसे लिज़लोट के कमरे में लेकर जाती है। खाने को देखकर लिज़लोट के मुंह में पानी आ जाता है। ऑफेलिया कहते हैं कि वो पहले खाना चक्कर देखेंगे ताकि यकीन हो सके कि वो सुरक्षित है, लेकिन लिज़लोट उसे रोक देती है और कहते हैं कि उसे कर्ट पर पूरा भरोसा है और अगर खाने में जहर भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, वैसे भी तो उस पर शराब लगा ही हुआ है। इतना कहकर वो थोड़ा सा चक्कर देखते हैं और उसे वो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर जाते हैं और दर्द से तड़पने लगते हैं। ये देखकर ऑफेलिया घबरा जाते हैं और उसे लगता है कि लिज़लोट को सही में जहर दे दिया गया है। वो तुरंत कसम खाते हैं कि कर्ट को ढूंढकर उससे सवाल करेंगे, लेकिन उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब लिज़लोट खुद उठकर बिल्कुल ठीक खड़ी हो जाती है। ऑफेलिया देखते हैं कि उसका शरीर से वो शराब का असर लगभग गायब हो चुका है। इसी वक्त किसी और जगह एक हुडी पहना हुआ आदमी अपने बॉस से माफी मांगता है कि लिज़लोट का श्राप टूट गया, लेकिन उसका बॉस उसे आदेश देता है कि उन्हें हर हाल में लिज़लोट को खत्म करना ही होगा। उस रात ऑफेलिया लिज़लोट को लेकर मिमिको के पास जाते हैं जहाँ यूरिशा भी मौजूद होते हैं। दोनों लड़कियां झुककर लिज़लोट का स्वागत करते हैं और उसे अपने किंगडम की तीसरी राजकुमारी कहकर बुलाती है। मिमिको उसे देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उसने सुना था कि लिज़लोट बहुत बीमार है। तब ऑफेलिया बताते हैं कि लिज़लोट को असल में कुछ गुंडों ने श्राप दिया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि लिज़लोट जिंदा रहे, क्योंकि वो इस देश के राजा और गुमाको देश के राजकुमारी फ्रेंकोइस की एक लौटी बेटी है। इसलिए लिज़लोट ही वो एकमात्र इंसान है जो दोनों देशों को एक साथ जोड़ कर रखते थे। जब मिमिको को पता चलता है कि लिज़लोट का श्राप टूट चुका है तो वो समझ जाते हैं कि वो लोग यहाँ उस इंसान को ढूंढने में मदद मांगने आए हैं जिसने ये कर्ज लगाया था। लेकिन वो ये जानकर हैरान होते हैं कि इतना खतरनाक श्राप आखिर टूट कैसे गया। तब लिज़लोट उसे बताते हैं कि कर्ट नाम के एक लड़के ने उसकी मदद की थी। जैसे ही वो दोनों कर्ट का नाम सुनते हैं लड़कियां हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उसका प्रिंसेस के साथ क्या संबंध है। कुछ समय बाद उन्हें पूरी बात पता चलती है कि कर्ट ने ही प्रिंसेस की मदद की थी। ये सुनकर यूरिशा और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने कम समय में जब वो कर्ट के साथ नहीं थे उसने इतना सब कुछ कर दिखाया। अब सीधे काम की बात पर आते हुए मिमिको उन्हें 3 लोगों के नाम बताती है जिन पर उसे सबसे ज्यादा शक है कि उन्होंने ही लिज़लोट को श्राप दिया होगा। ये 3 लोग होते हैं सानोवा जो एक नाइट है, फिर बिशप त्रिस्तान और उनके देश की तीसरी रानी इजादोरा। फिर सब मिलकर बिल्कुल किसी जासूस की तरह उन 3 अपराधियों के ऊपर बात करते हैं। जब वो देखते हैं कि तीनों ही शख्स इस शराब के पीछे हो सकता है तब ऑफेलिया एक प्लान बनाती है। वो कहते हैं कि उन्हें एक जाल बिछाना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि लिज़लोट को एक नए एटलियर मास्टर के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाए। जितना ज्यादा इन 3 बदमाशों को उस नए एटलियर मास्टर के बारे में पता चलेगा उतना ही आसान होगा असली मुजरिम तक पहुंचना। लेकिन इसके लिए उन्हें एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान चाहिए जो सही में एक एटलियर मास्टर बनने लायक हो। खुशकिस्मती से यूरिशा पहले से ही इसी बात के बारे में सोच रही होते हैं। वो ऑफेलिया को कर्ट के बनाए हुए मैजिक क्रिस्टल्स दिखाते हैं। उन्हें ध्यान से देखने के बाद ऑफेलिया तुरंत कर्ट को इस काम के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट चुन लेते हैं। अगले दिन कर्ट ऑफेलिया के घर पहुंचता है, लेकिन मिशेल उसे बताते हैं कि फिलहाल उसके लिए कोई काम नहीं है। ये सुनकर कर्ट उदास होकर वहाँ से निकल जाता है और एक होटल में खाना खाने चला जाता है। वहाँ उसकी नजर एक एडवेंचर पार्टी पर पड़ती है जो इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि उनका पुराना पार्टी मेंबर उनके आज के मिशन में मदद नहीं कर सकता और अब उन्हें एक पोर्टर की जरूरत है, मतलब जो सामान वगैरह उठाता हो। ये सुनकर कर्ट खुद ही उनकी मदद करने की ऑफर देता है, लेकिन उसका दुबला पतला शरीर देखकर सबको शक होता है क्योंकि इस काम के लिए लगभग 150 किलो का बोझ उठाना पड़ेगा। पर सबको हैरान करते हुए कर्ट उनकी बात गलत साबित कर देता है। वो आसानी से उनके 2 मेंबर्स को एक साथ उठा लेता है जिनका टोटल वजन लगभग 250 किलो होता है। ये देखकर होटल में मौजूद सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगता है। कर्ट की ताकत देखकर वो एडवेंचरर पार्टी उसे तुरंत हायर कर लेते हैं। खाना खत्म करने के बाद सब लोग मैदान की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कर्ट भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। जैसे वो लोग एक गुफा की तरफ बढ़ते हैं अचानक एक स्लाइम कर्ट पर हमला कर देता है। उसे उस स्लाइम को हराने में काफी मुश्किल होती है और उसका ऑरा माइनस हो जाता है। तभी सीना उसकी मदद करती है। कर्ट हैरान रह जाता है क्योंकि पार्टी के बाकी मेंबर्स उस पर गुस्सा नहीं होते और न ही उसे दोष देता है। इसके बजाय वो उसे कहते हैं कि
जब तक वो अपना काम करेगा तब तक वो उसके हर तरह के खतरे से हिफाजत करेंगे। गुफा के अंदर जाकर सेना उस जगह को रोशनी से भर देते हैं और सब देखते हैं कि पूरी गुफा गॉब्लिन से भरी हुई है। एक गॉब्लिन को मारते ही वो मदद के लिए बाकी गॉब्लिन्स को बुला लेता है। जब पार्टी को महसूस होता है कि पूरा गॉब्लिन का झुंड उनकी तरफ दौड़ रहा है, तब कर्ट को एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। कांस सीना से कहता है कि वो कर्ट के साथ उस रास्ते से निकल जाए, जबकि वो और दांजो बाकी मॉन्स्टर्स का सामना करेंगे। जब कर्ट को समझ आता है कि वो लोग उसकी और सीना की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, तब उसे पहली बार महसूस होता है कि कोई उसे अपना दोस्त समझता है। ये उसके पुराने पार्टी से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से वो भी उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन सीना उसे रोक देती है और कहते हैं कि दांजो और कंस सब संभाल लेंगे। इसके बाद वो गुफा को रोशनी से भर देते हैं ताकि वो दोनों आगे बढ़ सके। लेकिन अगले ही पल वो देखकर घबरा जाते हैं कि वो लोग आयरन ड्रैगन गोलेम्स के जगह में आ गए हैं। इसी दौरान यूरिशिया और लिजलॉट कर्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में यूरिशिया लिजलॉट को चेतावनी देते हैं कि वो अपनी रॉयल आइडेंटिटी कर्ट और बाकी सबसे छुपा कर रखे। लिजलॉट इस बात से सहमत हो जाते हैं और फिर यूरिशिया से कहते हैं कि वो उसके साथ इतने फॉर्मल तरीके से बात करना छोड़ दे। जब दोनों कर्ट के कमरे तक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो वहाँ नहीं है। तब यूरिशिया दरवाजे के पास बंदना की आवाज सुनती है, जो बता रहे होते हैं कि कर्ट साकुरा नाम के एक एडवेंचरर पार्टी के साथ एक डंजन में गया है। पहले तो यूरिशिया को लगता है कि शायद ये उसे फंसाने के लिए कोई चाल हो सकते हैं, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो अपना फैसला बदल लेते हैं और लिजलॉट से कहते हैं कि वो यही रुक जाए जब तक वो कर्ट को लेकर वापस आएंगे। लेकिन सबको हैरान करते हुए लिजलॉट भी उसके साथ चलने की जिद करते हैं। वो बताते हैं कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, उसे उतना जादू आता है। आखिरकार यूरिशिया के पास उसे साथ ले जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब दोनों गुफा के पास पहुँचते हैं तब लिजलॉट को कर्ट की खुशबू महसूस होती है। वो उस खुशबू का पीछा करते हुए एक सीक्रेट दीवार तक पहुँच जाते हैं। अपने सिक्स सेंस स्पेल की मदद से वो महसूस करते हैं कि दीवार की दूसरी तरफ लड़ाई चल रही है। ये सुनकर यूरिशिया उसे पीछे रुकने को कहते हैं और खुद कर्ट को लेने के लिए अंदर दौड़ पड़ते हैं। पर उसके अंदर जाने से थोड़ी देर पहले लिजलॉट अपनी मैजिक से यूरिशिया की फिजिकल एबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। यूरिशिया गुफा के अंदर घुसते ही दांजो और कंस से लड़ रहे गॉब्लिन्स को एक ही बार में हरा देते हैं। ये देखकर दोनों बहुत हैरान रह जाता है। उधर सीना को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, इसलिए वो कर्ट से माफी मांगते हैं। लेकिन कर्ट उसे तसल्ली देता है और कहता है कि जब तक वो यहाँ है चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे इन पिद्दी गोलेम से तो मैं बचपन में खेला करता था। जैसे वो उस पर हमला करते हैं, कर्ट सिर्फ अपनी छोटी सी चाकू से उन सबको इतने आसानी से गिरा देता है जैसे कोई हलवा हो। ये देखकर सीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सोचने लगते हैं कि आखिर कर्ट असल में है कौन। इसी वक्त यूरिशिया भी वहाँ पहुँचते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि कर्ट ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को कितने आसानी से हरा दिया। जैसे कर्ट की नजर यूरिशिया पर पड़ते हैं, वो उसे दांजो और कंस को बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन यूरिशिया उसे बताते हैं कि दोनों ठीक है, बस थोड़े से घायल हो गया है। उधर लिजलॉट की नजरें लगातार कर्ट पर टिकी रहती है। थोड़ी देर बाद पूरी एडवेंचरर पार्टी यूरिशिया का शुक्रिया अदा करती है उनकी मदद करने के लिए और ये मानते हैं कि गुफा में आने से पहले उसको अच्छी तरह से जांच ना करना उनकी बड़ी गलती थी। लेकिन यूरिशिया इस बात को दिल पर नहीं लेते। इसके बजाय वो कर्ट को बताते हैं कि उसके लिए एक नई नौकरी हाथ आई है एक एटलियर में, और वो चाहते हैं कि कर्ट उसके साथ चले। शुरू में कर्ट कहता है कि वो अभी टीम साकुरा के साथ है, लेकिन पार्टी के मेंबर्स उसे कहते हैं कि उनकी चिंता ना करे और यूरिशिया के साथ चला जाए। पर सबके हैरानी के लिए यूरिशिया उन सब एडवेंचर्स को भी अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं, क्योंकि उन्हें और एडवेंचर्स की जरूरत होगी। पार्टी उस ऑफर को मान लेते हैं और फैसला करता है कि शहर लौट कर अपनी जीत की पार्टी करेंगे। कर्ट मिशन का सारा सामान उठाकर वापस ले जाता है। रास्ते में यूरिशिया उसे बताते हैं कि जब वो एटलियर में काम शुरू करेगा तब उसका माना टेस्ट दोबारा किया जाएगा। कर्ट इस बात के लिए तैयार हो जाता है। शहर लौटने के बाद कर्ट की मुलाकात मिमिको से होती है। मिमिको अपना इंट्रोडक्शन एक कोर्ट मैजिशियन के रूप में देते हैं और कर्ट की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ओफिलिया ने उसकी बहुत तारीफ की है और उसने कर्ट के बनाए हुए मैजिक क्रिस्टल्स भी देखे हैं। अब जैसे कर्ट को पता चलता है कि मिमिको वही टेक्नीशियन है जो उसका माना टेस्ट करने वाली है, वो पूरी तरह खुश हो जाता है। उसी रात जब बाकी सब लोग पार्टी का मजा ले रहे होते हैं, मिमिको बताती है कि कर्ट की सारी मैजिकल एबिलिटीज ट्रिपल एस रैंक की है और उसकी नॉर्मल मैजिक पावर उससे भी कई गुना ज्यादा है। जैसे ही यूरिशिया को ये पता चलता है, दोनों मिलकर अपने उस सीक्रेट एटलियर मास्टर वाले प्लान को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कर्सेल उनकी ये सीक्रेट बातचीत चुप कर सुन रहे थे, इसलिए वो उसे सीधा सीधा समझा देते हैं कि अगर उसने ये बात किसी को बताए तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन बाद सब लोग अपने नए बेस की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कंस एक्साइटेड होकर पूछता है कि आखिर वो एटलियर मास्टर कौन है जिसके अंदर कर्ट काम करने वाला है। ये सवाल यूरिशिया के पूरे प्लान को लगभग खतरे में डाल देता है, लेकिन वो बात को चालाकी से टाल देता है। उधर सेना, जो काफी देर से उन सब पर नजर रखे हुई थे, सोचते हैं कि यूरिशिया ने उनकी पार्टी को काम देने के लिए हायर नहीं किया है, बल्कि शायद उन्हें चुप रखने के लिए साथ लाया हो। इसलिए वो सतर्क हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपने पार्टी के सभी मेंबर्स की हिफाजत करेंगे। थोड़ी देर बाद सब लोग शहर पहुंच जाते हैं। शहर देखते
देखते ही कर्ट को याद आ जाता है कि इसी जगह उसने दीवार की मरम्मत की थी, लेकिन उस काम से सिर्फ 3 दिन बाद उसे निकाल दिया गया था और वो उदास हो जाता है। गाड़ी से उतरने के बाद यूरिशा सबको एक बहुत बड़े खाली जमीन के टुकड़े पर ले जाते हैं और बताते हैं कि आज से ही उनका नया बेस होगा। सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन यूरिशा उन्हें समझाते हैं कि जब तक एटलेट तैयार नहीं हो जाता तब तक सब लोग किसी होटल में रहेंगे। इसके बाद वो कर्ट से पूछते हैं कि क्या वो पूरा एटलेट अकेले बना सकता है। बाकी लोग सोचते हैं कि ये क्या बोल रही है, भाई कर्ट अकेले कैसे बना सकता है ये सब। लेकिन कर्ट सबको हैरान कर देता है जब वो कहता है कि उसे सिर्फ 3 दिन दे दिया जाए। यूरिशा जो कर्ट की एबिलिटीज को अच्छी तरह जानते हैं उससे कहते हैं कि वो आराम से अपना समय ले, 3 दिन से ज्यादा भी लग जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि उसे कौन कौन से मटेरियल्स की जरूरत होंगे। कर्ट तुरंत एक लिस्ट लिख कर दे देता है जिसमें सारी जरूरी चीजें लिखी होती है। यूरिशा कहते हैं कि उन सब मटेरियल्स को लाने में उसे 2 दिन लग जाएंगे। सीना को चिंता होती है कि इतना सारा काम कर्ट अकेले कैसे करेगा। दूसरी तरफ कर्ट खुद इस बात को लेकर परेशान होता है कि वो जो एटलेट बनाएगा वो उस एटलेट मास्टर को पसंद आएगा भी या नहीं। अब थोड़ी देर बाद यूरिशा बाकी सबको होटल की तरफ चलने को कहते हैं, लेकिन निकलने से पहले वो कर्ट को याद दिलाती है कि समय पर होटल पहुँच के खाना खा लेना और आराम भी करना, ठीक है, दिन रात इसी में मत लगे रहना। होटल पहुँचने के बाद यूरिशा सबको बैठने के लिए कहते हैं ताकि वो सब मिलकर एक जरूरी बात कर सके। सीना जो पहले से ही ऐसी किसी बात का इंतजार कर रहे थे सीधे यूरिशा से पूछते हैं कि आखिर कर्ट है कौन। वो सबको याद दिलाते हैं कि गुफा के अंदर कर्ट ने सिर्फ एक छोटी सी चाकू से आयरन ड्रैगन गोलेम्स को हरा दिया था। कहता है कि ये तो खिलौने जैसा है, बचपन में खेला करता था, पर पागल है क्या वो। इसके अलावा यूरिशा और लिजलॉट की असली पहचान भी जानना चाहते हैं। तब यूरिशा बताते हैं कि वो एक एडवेंचरर थे जो सीधा रॉयल फैमिली के लिए काम करते थे। उसके बाद लिजलॉट अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो इस देश की तीसरी राजकुमारी है जो फिलहाल अपनी असली पहचान छुपा कर रह रही है। उसके बाद यूरिशा सच बताते हैं कि वो खुद भी नहीं जानते कि कर्ट असल में है कौन, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि उसकी सभी एबिलिटीज SSS रैंक की है, सिवाय उसके कॉम्बैट एबिलिटी को छोड़ के जो G रैंक का है। जब वो बताते हैं कि कर्ट ही वो नया एटलियर मेस्टर बनने वाला है तब सीना गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि यूरिशा ने ये बात उससे पहले नहीं बताई। इस पर यूरिशा समझाते हैं कि कर्ट से कोई भी बात निकलवाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही सीधा और मासूम है। इसी वजह से बेहतर है कि वो उनके साथ रहे, वरना कोई बाहर का इंसान उसकी एबिलिटीज का गलत फायदा उठा सकता है। ये सब सुनने के बाद लिजलॉट उन सबसे कर्ट की हिफाजत करने की रिक्वेस्ट करते हैं। सब लोग कुछ देर तक इस बात पर गहराई से सोचता है। फिर दांजो बोलता है कि हालांकि कर्ट उनके पार्टी का मेंबर नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करेंगे क्योंकि कर्ट उनका दोस्त है और वो सब एक साथ मुश्किल हालात का सामना कर चुके हैं। बाकी सब लोग भी उसके बात से सहमत हो जाते हैं। सिर्फ सीना को लगता है कि किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है जिसे वो मुश्किल से जानते हो। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यूरिशा के भी कर्ट से मुलाकात हुए सिर्फ 6 दिन ही हुए हैं, तब वो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी परेशान होकर वो उनके नए बेस की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाते हैं। सिर्फ कुछ ही घंटों में कर्ट ने बिल्डिंग का बहुत बड़ा हिस्सा तैयार कर दिया होता है। हैरान होकर सीना पूछते हैं कि क्या वो लोग कर्ट पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ नहीं डाल रहे, लेकिन कर्ट मुस्कुराकर कहता है कि उसे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। उसकी यही मासूमियत सीना के दिल को छू लेती है। वो तुरंत फैसला कर लेते हैं कि अब वो भी कर्ट का साथ देंगे और उसे अपना दोस्त मान लेते हैं। उसी दिन दांजो की मुलाकात बांदना से होती है। वहाँ उसे बिबिनोक्की के बारे में पता चलता है, मतलब उनका वही टीम में जिसके जगह कर्ट को उस गुफा वाले मिशन पे चलने को मिला था सामान उठाने के लिए। फिर दांजो को समझ आता है कि बिबिनोक्की असल में एक धोखेबाज आदमी है जो गुंडे लोगों के लिए काम करता है। एडवेंचरर पार्टी में घुस जाता है और फिर अंदर से उनकी बर्बादी की प्लानिंग करता है। बांदना बताते हैं कि बिबिनोक्की ने भी हाल ही में एक ऐसे दुश्मन पार्टी से ये काम एक्सेप्ट किया था जिसका दांजो की पार्टी से पुराना खटास है और उसका इरादा उनकी पार्टी को बर्बाद करना था। मीटिंग खत्म होने के बाद दांजो बंदना को उसकी मदद के पैसे दे देता है। उसी रात वो सीधा उस होटल में पहुंचता है जहां बिबिनोक्की बैठा हुआ अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। जैसे बिबिनोक्की दांजो को देखता है वो तुरंत भागने लगता है, लेकिन रास्ते में एक तार से टकराकर गिर पड़ता है और डर के मारे वही बच जाता है, जबकि दांजो धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है। तब दांजो को समझ आ जाता है कि गॉब्लिन वाले हादसे के दौरान बिबिनोक्की ने ही उन सबको वहाँ फंसाया था। इसीलिए वो बिबिनोक्की को सख्त चेतावनी देता है कि अगर वो दोबारा उसकी पार्टी के आसपास भी दिखा तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। दांजो के चले जाने के बाद पता चलता है कि जिस तार से बिबिनोक्की गिरा था वो बांदना नहीं लगाया था। बांदना अफसोस करते हैं कि काश दांजो ने बिबिनोक्की को पूरी तरह खत्म कर दिया होता, क्योंकि उसके हिसाब से वो आगे चलकर और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी करेगा। ये सोचकर बांदना उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी नजर मिमिको के लिए काम कर रहे उन आदमियों पर पड़ती है। ये सब कुछ देखने के बाद बांदना दोबारा छुप जाते हैं। वहाँ उसे मार्ली फिश के बारे में एक रिपोर्ट मिलती है। मार्ली फिश कर्ट के पुराने पार्टी फ्लेमिंग ड्रैगन के एक मेंबर है। बाद
में देखने को मिलेगा तुम्हें, लेकिन इन सबको साइड में रख के बांधना कर्ट के गाँव जाने का फैसला करते हैं। तीसरे दिन पूरी टीम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते जब वो देखते हैं कि कर्ट ने एक शानदार एटलियर घर बना दिया है। सब लोग घर के अंदर जाते हैं और कर्ट उन्हें पूरी जगह का टूर करवाता है। हर कोने में की गई उसकी मेहनत और छोटी छोटी डिटेल्स देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। एक्साइटेड होकर कर्ट यूरिशा से पूछता है कि एटलियर मेस्टर कब आएगा, लेकिन यूरिशा झूठ बोल देते हैं कि मेस्टर के आने में अभी कुछ और दिन लगेंगे। कर्ट के कमरों की गिनती करने के बाद यूरिशा कर्ट से पूछते हैं कि वो खुद किस कमरे में रहेगा। कर्ट बताता है कि क्योंकि वो सिर्फ घर के काम करता है इसलिए किचन के पास एक अलग और छोटे से कमरे में रह लेगा। ये सुनकर सब लोग तुरंत उसकी बात को मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसे इसी बेडरूम में रहना चाहिए, लेकिन कर्ट को ये बात इतनी अजीब लगती है कि वो सीधा मना कर देता है। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक सब लोग उसे मनाने की कोशिश करते रहते हैं। आखिरकार कर्ट एक शर्त पर मान जाता है कि जैसे ही असली एटलियर मेस्टर वापस आ जाएगा वो तुरंत एक कमरा छोड़ देगा। उसके बाद यूरिशा कर्ट से पूछते हैं कि क्या वो पूरे घर के आसपास एक बैरियर बना सकता है जिससे कोई भी उन पर श्राप न दे सके, लेकिन कर्ट कहता है कि उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कुछ घंटों बाद यूरिशा मिमिको के दिए हुए तालिस्मान लगाने का फैसला करते हैं। इसी दौरान लिजलॉट अपने कमरे से बाहर निकलते हैं क्योंकि वो कर्ट से मिलना चाहते हैं। जैसे यूरिशा को लिजलॉट के इरादे का पता चलता है वो उसे डांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिजलॉट मजाक में यूरिशा को छेड़ते हुए कहते हैं कि शायद वो जलन महसूस कर रही है। वहाँ से जाने से पहले यूरिशा लिजलॉट को चेतावनी देते हैं कि वो उनके प्यारे और मासूम कर्ट को किसी भी तरह से परेशान न करे। अगली सुबह जब कर्ट सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तब लिजलॉट फिर से उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरिशा तुरंत उसे रोक देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग खुशी खुशी मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। खाना खत्म होने के बाद यूरिशा देखते हैं कि कर्ट उन तालिस्मान को साफ कर रहा होता है जो उसने श्रापों को बचाने के लिए लगाए थे। वो उसे बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि उसने उन्हें क्यों लगाया था, ताकि कर्ट आसानी से बात को समझ सके। साथ ही वो चुपचाप मिमिको के आने का इंतजार भी करते रहते हैं। इसी दौरान बिशप ट्रिस्टान मार्लेफिस को चर्च से निकाल देता है। वो कहता है कि चर्च अब उसके साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता क्योंकि उसकी पुरानी पार्टी अब मुश्किल में है और उसका लीडर अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। मार्लेफिस अपने लीडर गोनोवा की बुराई करके अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिस्टान को उसकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मार्लेफिस की खराब रेपुटेशन चर्च की इमेज को भी खराब कर देगी, इसलिए उसे जाना होगा। ये सुनकर मार्लेफिस बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उसने हमेशा पूरी ईमानदारी से चर्च की सेवा की थी, लेकिन ट्रिस्टान उसे एक और मौका देता है। वो कहता है कि अगर मार्लेफिस उसकी एक इच्छा पूरी कर दे तो वो उसे माफ कर देगा। फिर वो मार्लेफिस को शराब पीने के लिए देता है। जैसे ही मार्लेफिस उसे पी लेते हैं उसके पीठ पर एक शराब का निशान बन जाता है। ट्रिस्टान उसे आदेश देता है कि अगर वो इस जानलेवा शराब से छुटकारा चाहते हैं तो उसे हर हाल में लिजलॉट को खत्म करना होगा। मजबूरी में मार्लेफिस ये काम मान लेते हैं। उस रात जब मार्लेफिस दर्द से तड़पते हुए सो रहे होते हैं तब उसके सपने में डीमन लॉर्ड मुस्कुराता हुआ नजर आता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन ब्रेकफास्ट के दौरान यूरिशा नोटिस करती है कि तालिस्मान हटा दिए जाने के बाद भी लिजलॉट के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। तब लिजलॉट कर्ट के खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अगर उसे कभी दोबारा शराब मिला तो शायद यही खाना उसे ठीक कर देगा। ये सुनकर कर्ट उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अब उसे दोबारा किसी शराब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर यूरिशा हैरान हो जाते हैं और कर्ट से पूछते हैं कि उसका मतलब क्या है। तब कर्ट समझाता है कि वो घर के बाहर अलग से एक बैरियर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि असल में पूरा घर ही एक बहुत बड़ा बैरियर है जो शराबों को उनके मालिक की तरफ वापस भेज देता है। इतना ही नहीं, उसने इस बैरियर को इस तरह मॉडिफाई किया है कि जो भी उन पर कोई स्पेल कास्ट करेगा उसका शरीर चमकने लगेगा। इसी वक्त जो दुश्मन दोबारा लिजलॉट पर स्पेल कास्ट करता है उसका पूरा शरीर रोशनी से चमक उठता है। इसी रोशनी की वजह से ओफिला और मिमिको तुरंत उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं। कर्ट की ये बात सुनने के बाद यूरिशा बिना वक्त गवाए मिमिको को ये खबर देने के लिए निकल पड़ती है। इधर कर्ट लिजलॉट से कहता है कि वो यूरिशा के साथ शहर घूमने चली जाए क्योंकि इस घर में आने के बाद से वो बाहर निकली नहीं है, लेकिन लिजलॉट कुछ परेशान से लगती है और उसका ये ऑफर मना कर देते हैं। उसी दिन बाद में यूरिशा ओफिलिया और मिमिको के साथ मिलकर उस बदमाश को ढूंढने निकलती है जिसने उन पर स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो उसकी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ उसकी चमकती हुई बॉडी मिलती है। तब उन्हें समझ आता है कि उसके किसी साथी ने ही उसे खत्म कर दिया ताकि वो पकड़ा ना जा सके। कर्ट की इतनी जबरदस्त एबिलिटी देखकर ओफिलिया सजेस्ट करते हैं कि लिजलॉट के दुश्मनों को पकड़ने के लिए कर्ट की मदद ले लेनी चाहिए, लेकिन यूरिशा मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो कर्ट को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते और ये काम खुद संभाल लेंगे। मिमी को उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि वो अपने एक ऑफिसर को उनके घर की सुरक्षा के लिए भेज देंगे। अचानक पूरे शहर में इमरजेंसी अलार्म बजने लगती है। सबको पता चलता है कि हजारों स्केलेटन्स शहर की तरफ हमला कर रहे हैं। शहर के नाइट्स कैप्टन एलराइड और वाइस कैप्टन जेनेरिक सोचने लगता है कि इन स्केलेटन्स का सामना कैसे किया जाए। इसी बीच वो देखते हैं कि जैसे ही स्केलेटन्स शहर के उत्तर और पश्चिम दीवारों के पास पहुंचते हैं वो अपने आप खत्म होने लगते हैं। एलराइड समझ आता है कि ये जरूर उन
उन दीवारों की वजह से हो रहा है जिन्हें कर्ट ने रिपेयर किया था। उधर दूसरी तरफ मार्ले फिश उस पहल को संभालने की पूरी कोशिश कर रही होती है जिसे स्केलेटन्स को समन किया गया था। वो हैरान होते हैं कि ट्रिस्तान ने आखिर डीमन लॉर्ड के साथ संबंध कैसे बना लिया। डीमन लॉर्ड उसके मैजिक का इस्तेमाल करके लगातार स्केलेटन्स की लहर भेजता रहता है। जब उसका मैजिक कम पड़ने लगता है तब डीमन लॉर्ड कहता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए अब वो मार्ली फिश की सोल का इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर मार्ली फिश को समझ आ जाता है कि ट्रिस्तान ने शुरू से ही उसे धोखा दिया था और उसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया था। अगले दिन यूरिशा घर वापस आते हैं और उन सबको शहर के हालात के बारे में बताते हैं। वो समझाते हैं कि उत्तर और पश्चिम दीवारें स्केलेटन्स को लगातार खत्म कर रही है, लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं कि जो मॉन्स्टर्स उन दीवारों को पार कर सकते हैं उनसे कैसे निपटा जाए। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कर्ट की तरफ देखकर कहते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों बिल्कुल घर से मत निकलना, ठीक है ना। कर्ट भी उसके साथ चलने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन यूरिशा उसे आने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो घर में ही रुककर लिज़लोट का ध्यान रखे। ये सुनकर प्रिंसेस बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उसे कर्ट के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिलेगा। इसके बाद यूरिशा कुछ मैजिक स्टोन्स लेने स्टोर रूम की तरफ जाते हैं। अब उनसे क्या करेगी वो तो उसे ही पता है। फिर वो मिमिको और ओफिलिया के साथ एल्रेड से मिलने पहुँचते हैं और उससे मदद मांगते हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और वो खुद पश्चिम दिशा में जाकर मॉन्स्टर्स के जड़ को खत्म कर सके। एल्रेड पहले तो उसके इतने खतरनाक प्लान पर शक करता है, लेकिन जब ओफिलिया और मिमिको उसे एक मैजिकल क्रिस्टल दिखाती है जिसे वो इस्तेमाल करने वाली है, तब एल्रेड खुद यूरिशा के साथ जाने का फैसला करता है, जबकि उसका वाइस कैप्टन जेनेरिक ये मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने वाला काम कर देगा। ये सुनकर जेनेरिक पीछे हट जाता है। सर जी पागल वागल हो गए हो क्या, मैं अकेले कैसे करूँगा। लेकिन एल्रेड अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो ओफिलिया और मिमिको से भी कहता है कि वो शहर की सुरक्षा करने में मदद करे। अलग होने से पहले एल्रेड और जेनेरिक पानी का एक एक कप उठाते हैं और कसम खाते हैं कि सब जिंदा लौटेंगे ताकि दोबारा साथ बैठकर एक और ड्रिंक शेयर कर सके। जब यूरिशा और एल्रेड पश्चिमी गेट पर पहुंचते हैं तो गेट के बाहर उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स नजर आते हैं। यूरिशा तुरंत एक मैजिक क्रिस्टल उन स्केलेटन्स की तरफ फेंकती है। क्रिस्टल जोर से फट जाता है और सारे स्केलेटन्स राख बन जाते हैं, जिससे उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाता है। उधर एक्लेयर में कर्ट एक मिथ्रिल पत्थर से एक छोटी सी तलवार बनाता है, लेकिन उसे वो उतना पसंद नहीं आता। लिज़लोट उस तलवार को देखकर कहते हैं कि उसे तो वो बहुत पसंद आए। इस पर कर्ट उसे चेतावनी देता है कि ये तलवार बहुत खतरनाक और जादुई है। फिर वो ये तलवार उसे दे देता है। अब गिफ्ट पाकर जब लिज़लोट मुस्कुराती है तो ये देखकर कर्ट गलत समझ लेता है और सोचता है कि वो सिर्फ उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो सीरियस होकर उससे पूछता है कि क्या उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर लिज़लोट को लगता है कि अब कर्ट को सच बता ही देना चाहिए। सबसे पहले तो वो माफी मांगते हैं उसे भी अपनी परेशानी में घसीटने के लिए, लेकिन कर्ट उससे कहता है कि उसे तो कोई परेशानी नहीं हुई, यहाँ तक कि उसे मजा आ रहा है सबके साथ। फिर वे लिज़लोट खुद को दोषी महसूस करते हैं और बताते हैं कि यूरिशा उसकी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल रही है। जैसे कर्ट को यूरिशा के असली इरादे का पता चलता है, वो तुरंत समझ जाता है कि वो लिज़लोट के दुश्मन को हराने गई है। ये सोचकर कर्ट उदास हो जाता है क्योंकि वो लिज़लोट की हिफाजत करने में उन सबकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पा रहा, जबकि वो उसके सच्चे दिल से परवाह करता है। अब कर्ट को इतने परवाह करते देखकर लिज़लोट के दिल में उसके लिए और भी गहरी फीलिंग्स पैदा हो जाती है। हमेशा की तरह कर्ट को समझ ही नहीं आता कि उसकी बातों से लिज़लोट उसके प्यार में पड़ रही है और वो वैसे ही मासूम बना रहता है। लिज़लोट के बेचैन चेहरे को देखकर कर्ट उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और कहता है कि दोनों मिलकर पश्चिम हिस्से में मॉन्स्टर्स की सफाई करेंगे। शुरू में लिज़लोट थोड़ी परेशान होते हैं, लेकिन कर्ट उसे यकीन दिलाता है कि वो दोनों अपना रास्ता खुद बना लेंगे। कुछ समय बाद लिज़लोट इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब निकलने से पहले लिज़लोट कर्ट की दी हुई तलवार को उसके चेतावनी के बावजूद अपने सर के ऊपर घुमाकर देखना चाहते हैं कि उसमें क्या खास बात है, लेकिन तभी एक रहस्यमय चीज वहाँ आ जाती है। उधर गहरे जंगल में एल्रेड और यूरिशा स्केलेटन से लड़ते हुए काफी अंदर तक पहुँच चुके होते हैं, लेकिन उनके पास मैजिक क्रिस्टल्स लगभग खत्म होने वाले हैं, इसीलिए उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है। एक वक्त पर एल्रेड घायल हो जाता है और यूरिशा चारों तरफ से स्केलेटन से घिर जाते हैं। तभी अचानक साकुरा पार्टी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी मदद करने लगते हैं। उनकी मदद से यूरिशा और एल्रेड आखिरकार उन खंडरों तक पहुँच जाते हैं। साकुरा पार्टी एल्रेड को एक सूप देती है। एल्रेड हैरान रह जाता है क्योंकि जैसे वो सूप पीता है उसका घाव तुरंत भर जाता है। उसके बाद साकुरा पार्टी स्केलेटन्स को रोक लेती है और यूरिशा और एल्रेड के लिए रास्ता बना देते हैं ताकि वो खंडरों के अंदर घुस सके। जैसे जैसे वो उसके अंदर और गहराई तक बढ़ता है, डीमन लॉर्ड उन्हें देख लेता है। वो इस बात से इम्प्रेस होता है कि वो उसकी प्लानिंग को बिगाड़ने के लिए इतने दूर तक पहुंच गए हैं, इसलिए वो खुद उनके सामने आने का फैसला करता है। जैसे ही यूरिशा डीमन लॉर्ड को देखती है, वो बिना देरी के उस पर एक मैजिक क्रिस्टल फेंक देते हैं ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब डीमन लॉर्ड पर उस हमले का कोई असर ही नहीं होता। डीमन लॉर्ड मुस्कुराकर कहता है कि अगर वो इमॉर्टल ना होता तो ये अटैक जरूर काम करता, पर टाइम वेस्ट ना करके एल्रेड तुरंत अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उस हमले को भी आसानी से रोक लेता है। सबसे बुरी बात ये होती है कि उसके घाव तुरंत भर जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उन दोनों की ताकत की तारीफ करता है, लेकिन फायदा नहीं
नहीं दोस्त, मुझे नहीं मार सकते। फिर वो उन्हें बताता है कि उनकी सेना स्केलेटन से बुरी तरह जूझ रही है। इस पर एलेट जोर से कहता है कि उसके सैनिक कभी भी स्केलेटन्स के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। डीमन लॉर्ड उसकी बात गलत साबित करने के लिए और भी ज्यादा स्केलेटन समन कर देता है ताकि वो दोनों जीतने की उम्मीद ही छोड़ दे। लेकिन यूरिशा और एलरेड उसका सर काट देते हैं और उसके दिल में हमला करते हैं ताकि स्केलेटन्स को समन होने से रोक सके। बदकिस्मती से डीमन लॉर्ड बिल्कुल आराम से अपना कटा हुआ सर उठाकर दोबारा जोड़ लेता है। फिर वो धमकी देता है कि वो और भी डीमंस भेजेगा जो शहर के डिफेंस तोड़कर लिज़लेट को भी खत्म कर देंगे। ये सुनकर यूरिशा के मन में डरावने ख्याल आ जाता है और वो कांप उठती है। एलेट उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनके सारे हमले डीमन लॉर्ड पर असर ही नहीं कर रहे। इसी दौरान मार्ले फेस अपने हद तक पहुंच चुके होते हैं। स्केलेटन्स को समन करने वाली स्पेल की वजह से वो बुरी तरह कमजोर पड़ गई होते हैं और उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। वो सोचते हैं कि काश उसे एक बार फिर कर्ट के हाथ का बना हुआ खाना मिल जाए। तभी अचानक कर्ट जमीन के अंदर से बिल्कुल किसी चूहे की तरह बाहर निकल आता है। जैसे मार्ली फेस उसके साथ लिज़लेट को देखते हैं वो तुरंत घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कर्ट को पूरी सच्चाई पता चल गई है। लेकिन जब कर्ट उसे सवाल करता है तो वो पूरी सिचुएशन को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि क्योंकि त्रिस्तान ने मार्ली फेस को चर्च से निकाल दिया इसी वजह से वो शहर पर गुस्सा निकाल रही है। कर्ट मार्ली फेस को उसके बुरे हरकतों के लिए डांटता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि यूरिशा उनके ऊपर वाले फ्लोर पर है। तब लिज़लेट उसे कहते हैं कि वो यहाँ की सफाई करे जबकि वो खुद यूरिशा से मिलने चाहते हैं। मार्ली फेस हैरान होकर देखते रह जाते हैं कि कर्ट प्रिंसेस को बचाने की वजह सीधा खतरे की तरफ जाने दे रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तब होती है जब कर्ट एक पोछा निकालता है और उस मैजिक सर्कल को साफ करना शुरू कर देता है जिसे मार्ली फेस इतनी देर से मिटाने की कोशिश कर रहे थे। पर कर्ट बहुत ही आसानी से उस मैजिक सर्कल को पूरी तरह साफ कर देता है। उसी वक्त डीमन लॉर्ड को महसूस होता है कि उसका स्पेल कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए वो यूरिशा और एलेट के अटैक से बचने लगता है। जब यूरिशा और एलेट देखते हैं कि अब उसके घाव भर नहीं रहे तो वो उस पर लगातार हमला करने लगता है। लेकिन डीमन लॉर्ड यूरिशा का आखिरी मैजिक क्रिस्टल भी दूर फेंक देता है। तभी अचानक लिज़लेट वहाँ पहुँचते हैं और डीमन लॉर्ड तुरंत उसके सीने में हमला कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं और डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन अगले ही पल लिज़लेट का शरीर तितलियों में बदल जाता है। फिर असली लिज़लेट दोबारा सामने आ जाते हैं और बताते हैं कि कर्ट के बनाए हुए उस स्पेशल तलवार की मदद से वो एक बिल्कुल परफेक्ट इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। डीमन लॉर्ड तुरंत लिज़लेट पर दोबारा हमला करते हैं लेकिन वो फिर से तितलियों में बदल जाते हैं। अगली बार जब डीमन लॉर्ड उसे देखता है तब लिज़लेट उस गिरे हुए मैजिक क्रिस्टल के पास खड़े होते हैं। वो क्रिस्टल को तोड़ देते हैं और उसे निकली तेज रोशनी डीमन लॉर्ड को पूरी तरह मिटा देते हैं जिसकी वजह से उसके समन किए हुए सारे मॉन्स्टर्स भी तुरंत गायब हो जाते हैं और इसी के साथ ये पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है। इसके बाद यूरिशा लिज़लेट को डांटती है कि उसके मना करने के बाद भी वो यहाँ लड़ने के लिए आ गई, लेकिन साथ ही उसका शुक्रिया भी करते हैं कि उसने सबकी जान बचा ली थी। एलरेड भी लिज़लेट का शुक्रिया करता है लेकिन लिज़लेट उसे कहते हैं कि उसका शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। वो वादा करते हैं कि शहर की सुरक्षा करने के लिए उसकी मेहनत का पूरा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर एलरेड कहता है कि वो सिर्फ अपने साथियों के साथ बैठकर एक ड्रिंक एंजॉय करना चाहता है और कुछ इनाम उसे नहीं चाहिए। लिज़लेट उसे यकीन दिलाते हैं कि उसकी ये इच्छा भी पूरी की जाएगी। उधर मार्ले फेस बहुत तेज भूख से परेशान होते हैं पर सोचते हैं कि अभी खाना तो वैसे भी उसे नहीं मिलेगा। तब कर्ट उसके पेट के गुड़गुड़ सुनकर उसे राइस बॉल्स दे देता है। मार्ले फेस जैसे उन्हें खाते हैं उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसके शरीर पर लगा हुआ श्राप तुरंत गायब हो जाता है। तब उसे आखिरकार समझ आता है कि पहले फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी की असली हिफाजत हमेशा कर्ट ही करता था। ये सच जानकर उसे अपने पुराने वर्ताव पर बहुत पछतावा होता है। वो कर्ट से माफी मांगते हैं लेकिन कर्ट उसकी बात गलत समझ लेता है और सोचता है कि वो सिर्फ लिज़लेट के लिए परेशानी खड़ी करने की वजह से माफी मांग रही है। कुछ ही देर बाद यूरिशा और लिज़लेट भागते हुए कर्ट के पास आता है लेकिन तभी मिमिको की स्पेशल ऑपरेशन टीम के मेंबर्स मार्ले फेस को उसके बुरे कारनामों के लिए गिरफ्तार करने आ जाता है। मार्ले फेस मदद की उम्मीद में कर्ट की तरफ देखते हैं लेकिन कर्ट उसे सिर्फ इतना कहता है कि वो जेल में उससे मिलने जरूर आएगा। मार्ले फेस के गिरफ्तार होने के बाद लिज़लेट खुशी खुशी कर्ट से बातें करने लगते हैं। यूरिशा उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं और इस बात पर हैरान होते हैं कि दोनों उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। फिर वो कर्ट का हाथ पकड़कर कहते हैं कि अब घर लौटने का वक्त हो गया है। लिज़लेट भी पीछे नहीं रहते और वो भी कर्ट का दूसरा हाथ पकड़ लेते हैं। तब कर्ट को एहसास होता है कि उसके दोनों तरफ दो लड़कियां खड़ी है। जब उसे पूछा जाता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है तो कर्ट कहता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक खड़ी नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी है। उसी रात जीत की खुशी में कर्ट सब सोल्जर्स के लिए एक बहुत बड़ा दावत तैयार करता है पर जब वो देखता है कि सब लोग चुपचाप खाना खा रहे हैं तो उसे लगता है कि शायद उन्हें खाने का टेस्ट पसंद नहीं आया, इसलिए वो सबके लिए कुछ और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन एलरेड उसे रोक देता है और कहता है कि उसके सैनिक उसके बनाए हुए खाने का पूरा मजा ले रहे हैं। उसके बाद लिज़लेट कर्ट को बताता है कि एलरेड नाइट्स का कैप्टन है। तब कर्ट को याद आता है कि एलरेड वही आदमी है जिसने कुछ समय के लिए उसे शहर की दीवारों की मरम्मत का काम दिया था। कर्ट खुशी से एलरेड को बताता है कि उसे ये शहर बहुत पसंद है। अब
तब इधर जो सैनिक खाने का मजा ले रहे होते हैं उन्हें महसूस होता है कि सिर्फ कर्ट का खाना खाने से ही उनके खाओ पहले से बेहतर हो गया है। इसी दौरान किसी और जगह हिल्डेगार्ड नाम के एक डीमन को बांध कर रखा गया होता है और वहाँ मार्ग्रेव टाइकोन नाम का एक आदमी पहुँचता है। कुछ दिन बाद कर्ट और उसकी पार्टी एक गाँव की तरफ निकलते हैं। सफर के दौरान कर्ट को नींद आ जाते हैं और वो अपने पुराने दिनों के सपने देखने लगता है। सपने में वो याद करता है कि उसकी दोस्ती हिल्डेगार्ड नाम की एक डीमन से हुई थी और वो उसके साथ सफर भी करता था। एक दिन जंगल में मस्ती करते वक्त हिल्डेगार्ड गलती से गलत फल खा लेते हैं। तब कर्ट को वही तुरंत इधर उधर के जड़ी बूटियों से एक दवाई तैयार करना पड़ता है ताकि उसका इलाज कर सके। अब कुछ ही देर बाद कर्ट की आँख खुल जाते हैं। बाकी लोग उसे बताते हैं कि वो लोग उस गांव के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जहां उनका अगला मिशन है। गांव पहुंचने के बाद कर्ट और बाकी लोग पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं जबकि यूरिशा ऑफिस से जुड़े सारे काम संभालने लगते हैं। वह गाँव का मुखिया उनके पानी की समस्या सुलझाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो कर्ट को एटलेर मेस्टर समझता है। इसके बाद यूरिशा पहाड़ के दूसरे तरफ वाले गाँव में जाते हैं ताकि दोनों गाँव के बीच कोई हल निकाला जा सके। लेकिन वहाँ पहुँचते ही दूसरे गाँव का मुखिया भी उसे पानी की दिक्कत दूर करने की रिक्वेस्ट करता है। तभी तो गाँव वाले भागते हुए आते हैं और सबको पहाड़ की तरफ चलने को कहते हैं। जब यूरिशा वहाँ पहुँचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि कर्ट ने कुछ पंछियों के लिए जिनका वो ध्यान रख रहा था एक बहुत बड़ी झील बना दी है। इसके बाद कर्ट उससे पूछता है कि गाँव के मुखिया ने क्या कहा, पर यूरिशा तो तब हैरान रह जाते हैं जब दोनों गाँव के मुखिया उसके मदद के लिए शुक्रिया करते हैं। कर्ट देख के खुश हो जाता है कि यूरिशा ने ये मिशन इतनी जल्दी पूरा कर लिया। अब उनके मदद के बदले गाँव वाले उन्हें अलग अलग तरह के बहुत सारे अंडे टॉफे में देते हैं। वापस घर लौटते वक्त कर्ट वादा करता है कि वो इन अंडों से सबके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाएगा। तभी यूरिशा को याद आता है कि लिजलॉट उनके साथ नहीं है। वो कर्ट को बताते हैं कि लिजलॉट इस वक्त टाइकोन के राजा के पास है और कुछ दिन पहले जो मॉन्स्टर्स का हादसा हुआ था वो उसकी रिपोर्ट करने गई है। अब जैसे यूरिशा ने बताया था लिजलॉट टाइकोन के घर पर उसके साथ नाश्ता कर रही होते हैं। टाइकोन जिसके गुरुमाकू किंगडम से भी संबंध है लिजलॉट को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है ताकि उसका पावर और बढ़ सके। बातों ही बातों में वो एटलेर मेस्टर के बारे में ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लिजलॉट बहुत संभाल कर उसके हर सवाल का जवाब देते हैं और उसने जो भी अफवाहें सुने होते हैं उन सबको आसानी से टाल देते हैं। आखिर में टाइकोन कहता है कि वो एटलेर मेस्टर को डीमंस की जमीन के पास एक अनजान इलाके का विस्काउंट बनाना चाहता है। ये सुनकर लिजलॉट तुरंत समझ जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो एटलेर मेस्टर को सबके सामने आना पड़ेगा। इसीलिए वो संभाल कर जवाब देते हैं कि पहले उसे मेस्टर से बात करनी होगी कि वो क्या चाहता है। लेकिन टाइकोन उसकी बात नहीं मानता और उसे याद दिलाता है कि मेस्टर के भलाई के लिए कोई फैसला लेने का अधिकार राजकुमारी के पास ही है। इसके बाद टाइकोन एलेट से पूछता है कि इस मामले में उसकी क्या राय है। ये सुनकर लिजलॉट मन ही मन चाहते हैं कि काश उसने पहले ही एलरेट को कर्ट की असली हालत के बारे में बता दी होते। वो उम्मीद करते हैं कि काश एलरेट टाइकोन की बातों में न आ जाए, लेकिन उसकी उम्मीद टूट जाती है जब एलरेट भी टाइकोन की बात से सहमत हो जाता है कि एटलेर मेस्टर को उस जगह का विस्काउंट बनाना चाहिए। लिजलॉट इस बात के खिलाफ होते हैं, लेकिन बात करते करते गलती से एटलेर मेस्टर के बारे में कुछ जरूरी जानकारी मुंह से निकल जाती है। इसी दौरान टाइकोन को एटलेर मेस्टर के जेंडर का भी पता चल जाता है। कुछ घंटों बाद जब लिजलॉट वापस एटलेर पहुंचते हैं तो वो यूरिशा को पूरी मीटिंग की जानकारी देते हैं। ये सुनकर यूरिशा एक प्लान बनाती है कि किसी और को सबके सामने एटलेर मेस्टर के रूप में पेश कर दिया जाए, लेकिन लिजलॉट जो कर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होते। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान कर्ट की जगह कभी नहीं ले सकता। फिर एक्साइटेड होकर लिजलॉट पूछते हैं कि आखिर कर्ट है कहाँ। इस पर यूरिशा मजाक करते हुए कहते हैं कि कर्ट इस वक्त एक नए बच्चे की देखभाल कर रहा है। ये सुनते ही लिजलॉट का दिमाग घूम जाता है और वो सोच लेते हैं कि कोई और उससे पहले ही कर्ट के साथ परिवार बना चुका है। इसी गलतफहमी में वो तुरंत फैसला कर लेते हैं कि अपने पावर का इस्तेमाल करके वो भी कर्ट से शादी कर लेंगे। जब यूरिशा देखते हैं कि लिजलॉट की सोच बहुत ज्यादा ही आगे निकल गई है तब वो सच बताते हैं कि जो अंडे उन्हें गाँव वालों से मिले थे उनमें से एक फूटने वाला है, तो कर्ट उसी की देखभाल कर रहा है। ये सुनकर लिजलॉट आखिरकार शांत हो जाते हैं। फिर यूरिशा मजाक में कहते हैं कि हो सकता है कर्ट का नया चूजा आगे चलकर सोने के अंडे देने लगे। सिर्फ कुछ ही समय बाद कर्ट सबको खुशी से बताता है कि उसका अंडा फूट गया। इसी दौरान मिमिको के ऑफिस में ओफिलिया देखते हैं कि मिमिको अपना काम करते करते बुरी तरह थक चुके हैं। उसके काम का एक बड़ा हिस्सा उन सभी बदमाशों पर नजर रखना भी होता है। इसी वजह से उन्हें पता चलता है कि बिशप ट्रिस्टन का अंत हो चुका है। तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है कि कर्ट को मिले उन मुर्गी के अंडों से अभी अभी एक चूजा निकला है। घर में सब लोग हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि कर्ट अपनी बाहों में एक छोटी सी बच्ची को उठाए हुए है और वो कहता है कि ये उसी अंडे से निकली है। यूरिशा तुरंत कर्ट को उस लड़की के बारे में चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है और हो सकता है कि उसे कर्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया हो। इसीलिए यूरिशा जबरदस्ती उस लड़की को कर्ट से लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो कर्ट को कोई नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन कर्ट उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। सबसे हैरानी की बात तब होती है जब वो छोटी लड़की यूरिशा को मम्मी कहकर बुलाती है। इतना सुनते ही यूरिशा ख्यालों में खो जाते हैं और अपने आप को कर्ट के साथ मिलकर
लिजलॉट उस बच्ची को पालते हुए इमेजिन करते हैं। लेकिन तभी जलन से भरी लिजलॉट तुरंत आगे बढ़कर बच्ची को यूरिशा से ले लेते हैं। बच्चे उसे भी मम्मी कहकर बुलाते हैं और लिजलॉट भी उसी तरह सपनों में खो जाते हैं। फिर सीना भी उस बच्ची को गोद में लेते हैं और कुछ देर बाद वो उसे कर्ट को वापस कर देते हैं। इसके बाद सब लोग यूरिशा को मनाते हैं कि वो सब मिलकर उस बच्चे की परवरिश करेंगे। आखिरकार यूरिशा के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अब सबके मन में ये सवाल होता है कि उस बच्ची का नाम क्या रखे। लिजलॉट सबसे पहले बोलते हैं और कर्ट के नाम से मिलता जुलता एक नाम सजेस्ट करते हैं। बताते हैं कि एकदम परफेक्ट होगा उसके लिए। लेकिन यूरिशा बीच में रेफरी की तरह आ जाते हैं और दूसरा नाम सजेस्ट करने लगते हैं, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाते हैं। आखिर में कर्ट उन्हें शांत करता है और इस बच्ची का नाम आकुरी रख देता है। उस रात जब आकुरी आराम से सो रहे होते हैं तब यूरिशा उसके बालों का एक सैंपल मिमिको की स्पेशल ऑपरेशन टीम के एक मेंबर को देती है ताकि वो उस लड़की के बारे में और जानकारी निकाल सके। अगले दिन सब लोग देखते हैं कि कर्ट ने आकुरी के लिए एक अलग कमरा बना दिया है। उस कमरे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आकुरी बाहर से किसी को नजर न आए और न ही चुपके से बाहर निकल सके। वहाँ सीना आकुरी के साथ खेलती है क्योंकि कर्ट को यूरिशा के साथ काम पर जाना होता है। जाने से पहले कर्ट एक असली बाप की तरह आकुरी से वादा करता है कि काम से लौटने के बाद वो उसके साथ जरूर समय बिताएगा। इसके बाद कर्ट और यूरिशा अपने अगले मिशन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उन्हें देखकर हैरानी होते है कि आकुरी उनकी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। दोनों सोचने लगते हैं कि वो आखिर अंदर कैसे आई। यूरिशा तुरंत मिमिको के एक गार्ड को सिग्नल देते हैं जो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह एक्टिंग कर रहा होता है। ये देखकर कर्ट चुपचाप यूरिशा की तारीफ करता है कि वो कितने समझदार है। जब यूरिशा उसके पास लौट कर आते हैं तो वो देख लेते हैं कि कर्ट उदास है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आकुरी को वो लोग पाले या उसे अनाथ आश्रम में दे दे। इसलिए यूरिशा उसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि आकुरी के बारे में उनका फैसला गलत नहीं था। सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो लोग कोई भी फैसला लेने से पहले हड़बड़ी ना करे। ये सुनकर कर्ट फिर से खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी उनके पास आता है और कर्ट और यूरिशा को हीरो और उसका साथी कहकर बुलाता है। वो कहता है कि उनका असली मिशन डीमन लॉर्ड को हराना है। सीधा साधा कर्ट तुरंत ये काम मान लेता है, लेकिन यूरिशा उसे रोक देती है और कहते हैं कि वो लोग इस काम के लिए यहाँ नहीं आए हैं। इसी बीच एक लड़के वहाँ आते हैं, बताते हैं कि उन्होंने ही उन दोनों को बुलाया था। वो कहते हैं कि उसके बुढ़े बाप की बातों का बुरा ना माने। फिर वो कर्ट और यूरिशा को देखकर तुरंत सोचते हैं कि दोनों नए शादीशुदा कपल है। जैसे ही वो ये कहते हैं यूरिशा शर्म से लाल हो जाते हैं और वही खड़ी रह जाते हैं। दूसरी तरफ कर्ट का ध्यान सिर्फ काम पर होता है। उसे पता चलता है कि उनका काम सुअरों को दोबारा ठीक से खाना खिलाना है, इसलिए वो तुरंत उनके लिए खाना बनाना शुरू कर देता है। काफी देर तक सपने देखने के बाद यूरिशा खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं कि आखिर जब भी वो कर्ट को देखते हैं उसका दिल इतना तेज धड़कने क्यों लगता है और उसके सीने में अजीब सी घबराहट क्यों महसूस होती है। इसी दौरान वो देखते हैं कि एक ड्रैगन आकुरी की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेते हैं ताकि उस ड्रैगन का सामना कर सके, लेकिन कर्ट उसे रोक देता है। अगले ही पल ड्रैगन नीचे उतरता है और आराम से वो खाना खाने लगता है जो कर्ट ने सुअरों के लिए बनाया था। कर्ट समझाता है कि जब भी जानवरों के लिए खाना बनाया जाता है ड्रैगन्स का आना बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन यूरिशा को उसकी ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती। फिर जब यूरिशा शांत होते हैं तब उसे कुछ दूर से खून की स्मेल आती है। वो उस दिशा में जाते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि फैंडम का एक मेंबर जमीन पर घायल पड़ा है और उसे खून बह रहा है। फैंडम मतलब मिमिको के लिए जो काम करते हैं वो लोग। उसी पल सोल फ्लेयर नाम की वो औरत उस पर हमला कर देते हैं। यूरिशा तुरंत रिएक्ट करते हुए उसके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। तलवारों की टकराने की आवाज सुनकर कर्ट भी वहाँ पहुँच आता है। कर्ट जब उस औरत को देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि वो एक ड्रैगन हंटर है, लेकिन यूरिशा उसे पीछे रहने को कहते हैं। वो औरत आकुरी को उसके हवाले करने को कहते हैं। यूरिशा उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही कर्ट को इशारा करते हैं कि वो आकुरी को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाए। इसलिए कर्ट और आकुरी ड्रैगन पर बैठकर वहाँ से उड़ जाते हैं। बदकिस्मती से वो औरत यूरिशा पर भारी पड़ती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है, लेकिन हमेशा की तरह यूरिशा ऐसा दिखाती है जैसे वो हार गई हो। जैसे वो औरत उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, यूरिशा उस पर एक मैजिक क्रिस्टल फेंक देती है। क्रिस्टल के फटने से इतना बड़ा धमाका होता है कि उसकी आवाज कई मीलों दूर तक सुनाई देती है। इस धमाके से जमीन में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है और वो औरत उसके नीचे दब जाते हैं। लेकिन किसी हॉरर मूवी की तरह वो फिर से जमीन के अंदर से बाहर निकल आते हैं और इस बार अपना असली रूप दिखाते हैं, एक डीमन। वो औरत जिसका नाम सोल फ्लेयर है यूरिशा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने उसे ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर कर दिया और ये एक इंसान के लिए वाकई कमाल की बात है जिसने पहले एक डीमन लॉर्ड को हराया था। जैसे ही यूरिशा को पता चलता है कि सोल फ्लेयर उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, वो समझ जाते हैं कि सोल फ्लेयर वो स्केलेटन वाला हमला शुरू होने से पहले ही उन पर नजर रखे हुए थे। इसलिए यूरिशा ये मान लेती है कि इस डीमन का असली निशाना वो ड्रैगन नहीं है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही शक है कि सोल फ्लेयर का असली टारगेट कर्ट है। यूरिशा उम्मीद करते हैं कि कर्ट और आकुरी अब तक शहर पहुंच चुके होंगे, लेकिन उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखते हैं कि कर्ट उड़ता हुआ वापस उसी की तरफ आ रहा है। ये देखकर वो सोचने लगते हैं कि फिर उसने सोल फ्लेयर
को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली थी। कर्ट जोर से एक पेड़ से टकरा जाता है और फिर बताता है कि वो सिर्फ यूरिशा की मदद करने और उसे यहाँ से ले जाने के लिए वापस आया है। तभी अचानक सुअरों का झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। कर्ट तुरंत यूरिशा का हाथ पकड़ता है और दोनों एक सुअर की पीठ पर बैठकर उस डीमन से बचकर निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में यूरिशा उससे पूछते हैं कि क्या उसके गांव में सभी लोग उस जैसे पागल है कि बिना सोचे समझे खतरे की तरफ दौड़ पड़ता है। कर्ट कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो यूरिशा की दिल से परवाह करता है और उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ट की बातें सुनकर यूरिशा समझ जाते हैं कि चाहे कर्ट उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता हो, लेकिन वो खुद उससे पूरी तरह प्यार कर बैठे है। लेकिन अगले ही पल उसका सपना टूट जाता है जब उनकी तरफ एक बड़ा फायरबॉल आता है। फायरबॉल सारे सुअरों को लगता है और सब बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब कर्ट और यूरिशा होश में आते हैं तो देखते हैं कि सोल फ्लेयर उनके बिल्कुल सामने खड़ी है। इस बार यूरिशा कर्ट का चाकू निकालती है और उसकी हिफाजत के लिए सोल फ्लेयर का सामना करने आगे बढ़ते हैं। सोल फ्लेयर तुरंत उसके तरफ एक और बहुत बड़ा फायरबॉल फेंकती है। जैसे वो फायरबॉल उसके करीब पहुंचता है, यूरिशा उसे तलवार से 2 हिस्सों में काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते और किसी तरह जलने से बच जाते हैं। तभी अचानक आकुरी यूरिशा से जाकर चिपक जाते हैं। ये देखते ही सोल फ्लेयर तुरंत अपनी आँख को खुद ही मिटा देते हैं। अगले ही पल उसके मुंह से खून निकलता है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। कर्ट दौड़कर यूरिशा के पास आता है और उसे दवा देकर उसके घाव ठीक करता है। जब यूरिशा ठीक हो जाते हैं तब दोनों सोचने लगता है कि आकुरी इतनी जल्दी उनके पास कैसे पहुँच गए। तब उन्हें लगता है कि आकुरी शायद टेलीपोर्ट कर सकती है। वो उसे दोबारा ऐसा करने को कहते हैं, लेकिन आकुरी के पास उतनी एनर्जी नहीं बची होती। फिर वो इधर उधर देखते हैं और पता चलता है कि सारे सुअर जमीन पर बिखरे पड़े हैं। इसके बाद वो पूरे झुंड को वापस खेत ले जाता है। वहाँ लौटने के बाद कर्ट सोल फ्लेयर को ढूंढने निकल पड़ता है। उसी दौरान यूरिशा आकुरी के साथ वापस आते हैं और ये पक्का मान लेती है कि सोल फ्लेयर ने अपना हमला आकुरी को देखते ही रोक दिया था। यूरिशा समझ नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो आकुरी के बारे में और रिसर्च करने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद कर्ट सोल फ्लेयर को अपने साथ लेकर वापस आता है। वो सबको बताता है कि जब उसने सोल फ्लेयर को घायल पड़ा हुआ देखा तो उसने उसे एक ऐसी दवा दी जिसमें एनेस्थेसिया मिला हुआ था ताकि वो हिल ना सके। इसके बाद कर्ट उसे समझाता है कि ड्रैगन्स का शिकार करना बुरी बात है और इंसानों पर हमला करना भी। उसे ये सब गलत काम नहीं करना चाहिए। सोल फ्लेयर उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। पर मरना वरना है क्या तुम्हें, क्या बोल रहे हो बे तुम। तब कर्ट कहता है कि जितने भी सींग वाले लोग हैं वो एक जैसे नहीं होते, क्योंकि वो हिल्डेगार्ड जैसे कभी नहीं बन सकते। जैसे ही सोल फ्लेयर ने हिल्डेगार्ड का नाम सुना वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने कमजोरी की वजह से तुरंत बेहोश हो जाते हैं। लंबे सफर के बाद सब लोग घर पहुँचते हैं। वहाँ सब उनका स्वागत करने के लिए मौजूद होता है। इसी बीच एक अजीब सा आदमी उनके सामने आता है। लीजलॉट उसका इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वही उनका असली मेस्टर है। वो अपना नाम रिकू तो बताता है और कर्ट का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके लिए इतना शानदार घर बनाया। यूरिशा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए वो कर्ट को तुरंत खाना बनाने के लिए भेज देते हैं। जैसे कर्ट वहाँ से चला जाता है, रिकू तो यूरिशा के करीब आता है। यूरिशा तुरंत उसे लात मार देते हैं, लेकिन उसका पैर उसके शरीर के आर पार निकल जाते हैं। तब वो लीजलॉट की तरफ देखकर समझ जाते हैं कि ये सब उसकी इल्यूजन मैजिक का कमाल है। वो लीजलॉट से कहते हैं कि उसने हद से ज्यादा मजाक कर दिया है। लीजलॉट कहते हैं कि उसने बस ये इल्यूजन बनाया है कि 5 साल बाद कर्ट कैसा दिखेगा। तभी यूरिशा को मिमिको का एक मैसेज मिलता है। मिमिको बताते हैं कि वो आकुरी की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 3 दिन बाद देगी। अब ऐसे 3 दिन बाद मिमिको घर पहुँचते हैं और बताते हैं कि अपनी जांच पड़ताल के बाद भी वो ये नहीं समझ पाए कि आकुरी असल में है क्या। वो सबको समझाते हैं कि आकुरी के बालों और थूक के सैंपल्स बिल्कुल इंसानों जैसा है, लेकिन उसके नाखूनों के सैंपल्स में स्पेशल मैजिक के निशान मिले हैं जो किसी इंसान में होना नामुमकिन है। इसलिए चाहे आकुरी देखने या बर्ताव में इंसानों जैसी हो, लेकिन वो असल में इंसान नहीं है। इसके बाद मिमिको बताती है कि आकुरी की टेलीपोर्टेशन मैजिक को रोकने के लिए उस पर एक सील लगा दिया जाए, लेकिन कर्ट तुरंत इसे मना कर देता है। मिमिको उससे पूछते हैं कि क्यों, ये तो उसके भले के लिए होगा ना। तब कर्ट उसे याद दिलाता है कि जैसे मिमिको उस पर भरोसा करते हैं, वैसे उसे आकुरी पर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। वो जिद करता है कि आकुरी उसके साथ ही रहेगी। बाकी सब लोग भी आकुरी का साथ देते हैं। ये देखकर मिमिको इस मामले को वही छोड़ देते हैं। इसके बाद मिमिको सोल फ्लेयर के पास जाते हैं, पर जाने से पहले कर्ट उसे कहता है कि सोल फ्लेयर को जेल में मत डालना। लेकिन जब मिमिको उसके पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि सोल फ्लेयर के लिए जेल से भी ज्यादा बदतर जगह तैयार है। ये कहकर वो डीमन को होश में लाते हैं ताकि उसे पूछताछ कर सके। मिमिको पहले सोल फ्लेयर को चिढ़ाते हैं और उसे अपने फायर मैजिक इस्तेमाल करने को कहते हैं। फिर बताते हैं कि इस कमरे के चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ है जो सारी मैजिकल पावर्स को सील कर देता है। जब मिमिको उसे सवाल पूछने लगते हैं तो सोल फ्लेयर साफ कह देते हैं कि वो सिर्फ कर्ट से ही बात करेगी, क्योंकि उसके हिसाब से कर्ट ने उसे हराया है। थोड़ी देर बाद कर्ट को भी उस कमरे में लाया जाता है। सोल फ्लेयर सबसे पहले उसे हिल्डेगार्ड के बारे में पूछते हैं, तो कर्ट हिल्डेगार्ड के बारे में अपनी पूरी कहानी बता देता है। तब उसे एहसास होता है कि सोल फ्लेयर हिल्डेगार्ड को जानती है, इसलिए वो तुरंत उसे हिल्डेगार्ड का पता पूछता है। सोल फ्लेयर बताते हैं कि हिल्डेगार्ड को पकड़कर टाइकून के
महल में बंद करके रखा गया है। ये सुनकर सब लड़के उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तब सोलफ्लेयर बताते हैं कि वो काफी समय से हिल्डेगार्ड को बचाने के लिए अंदर घुसने का तरीका ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उसने आकुरी को टेलीपोर्ट करते देखा तब उसे लगा कि आकुरी के पहाड़ की मदद से हिल्डेगार्ड को बचाया जा सकता है। कर्ट उसके बात पर भरोसा कर लेता है और सोचने लगता है कि अब आगे क्या करे, लेकिन यूरिशा उसे चेतावनी देते हैं कि सोलफ्लेयर की बातों पर विश्वास मत करो। पर बहस करने के बजाय सोलफ्लेयर कर्ट से कहती है कि वो उसका पेंडेंट देख ले। जैसे कर्ट उस पेंडेंट को देखता है वो तुरंत पहचान लेता है कि वो हिल्डेगार्ड का है। तब सोलफ्लेयर बताते हैं कि लड़ाई के दौरान उसने अपनी आग इसलिए रोक दी थी क्योंकि उसने यूरिशा को आकुरी के साथ देखा था। सोलफ्लेयर की पूरी बात सुनने के बाद सब लोग उस पर भरोसा करने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि वो हिल्डेगार्ड को जरूर बचाएगा, लेकिन एक शर्त पर कि तब तक सोलफ्लेयर यहीं से कहीं नहीं जाएगी। कर्ट हिल्डेगार्ड को बचाने का वादा करते हैं और सोलफ्लेयर से रिक्वेस्ट करता है कि जब तक वो वापस ना आए तब तक वो उस कमरे से बाहर न निकले। सोलफ्लेयर उसकी बात मान लेते हैं और कर्ट मिमिको से मदद मांगता है इस मिशन को पूरा करने के लिए। कुछ देर बाद मिमिको एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो सबको टाइकोन के घर का नक्शा दिखाते हैं और एक ऐसे कमरे के बारे में बताती है जहाँ सिर्फ टाइकोन ही जा सकता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि उस कमरे के अंदर कैसे पहुँचा जाए। तब लिज़लोथ एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके टाइकोन को धोखा दे सकते हैं और इल्यूजन को दीवारों के आर पार भेजकर उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर सकते हैं। इस काम के लिए वो रिकुदो का इल्यूजन इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं। वो सबको बताते हैं कि इस प्लान को अंजाम देने का सबसे सही वक्त 3 हफ्ते बाद होने वाले फेस्टिवल के तीसरे दिन होगा। लेकिन फेस्टिवल के पहले 2 दिन वो और यूरिशा इस बात पर एक दूसरे से मुकाबला करती रहती है कि सबसे पहले कर्ट के साथ अकेले समय कौन बिताएगा। दोनों रॉक पेपर सीजर्स करते हैं और लिज़लोथ जीत जाते हैं। मतलब पहला दिन वो उसके साथ बिताएंगे। आखिरकार फेस्टिवल का दिन आ जाता है और पूरी पार्टी कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में लिज़लोथ रिकुदो का इल्यूजन इस्तेमाल करते हुए लगभग अपने पोल खोल देती है, लेकिन कर्ट के भोलेपन की वजह से उसे ज्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ता। कैपिटल पहुंचने के बाद बाकी सब लोग कर्ट को हिल्डेगार्ड को बचाने वाले प्लान के बारे में बताते हैं। कर्ट भी उनके साथ चलना चाहता है, लेकिन लिज़लोथ उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि फिलहाल वो उसके और आकुरी के साथ फेस्टिवल एंजॉय करे। जैसे फेस्टिवल शुरू होता है तीनों अलग अलग दुकानें और चीजें देखने लगते हैं। लिज़लोथ कर्ट को कैक्टस का जूस ट्राई करवाते हैं। जब कर्ट वो जूस पीने के बाद उसे वापस देता है तो लिज़लोथ उसी जगह से दोबारा पी लेती है ताकि कर्ट के साथ एक इनडायरेक्ट किस हो सके। इसके बाद वो उस फल का छिलका भी यादगार के रूप में संभाल कर रख लेते हैं। फेस्टिवल देखते वक्त लिज़लोथ को पता चलता है कि कर्ट ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी फेस्टिवल का मजा नहीं लिया क्योंकि वो हमेशा काम में ही लगा रहता था। ये जानकर वो फैसला करते हैं कि आज वो कर्ट को जितनी हो सके उतनी खुशियाँ देंगे और फिर उसे अपने दिल की बात भी बता देंगे। पूरे दिन दोनों अलग अलग गेम्स का मजा लेते हैं। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है तब लिज़लोथ याद करने लगते हैं कि उसे प्रपोज कैसे करना है और खुद को तैयार करने लगते हैं। लेकिन जैसे वो कर्ट को बुलाते हैं वो देखते हैं कि कर्ट हिल्डेगार्ड की मदद ना कर पाने की वजह से परेशान है। तब लिज़लोथ उसे हौसला देते हैं और याद दिलाते हैं कि जिस तरह उसने कभी उसकी जान बचाई थे वैसे सब उस पर भरोसा करता है। लेकिन हमेशा की तरह कर्ट अपनी तारीफ को नजरअंदाज कर देता है। तब लिज़लोथ मौका देकर उसे कहते हैं कि उसके सारे दोस्तों से बहुत पसंद करता है। ये बात सुनकर कर्ट बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो भी सबको बहुत पसंद करता है। जब दोनों आकुरी के पास लौटते हैं तब लिज़लोथ महसूस करते हैं कि पहली बार उसने कर्ट के चेहरे पर दिल से निकली हुई मुस्कान देखी है। वो मन ही मन कसम खाते हैं कि अगली बार वो उसे प्रपोज करने का मौका बिल्कुल नहीं गवाएंगे। फेस्टिवल से कुछ दिन पहले कर्ट मिथ्रिल स्टोन पर काम कर रहा होता है। वहाँ एक ब्लैक स्मिथ उसका मजाक उड़ाता है जब वो कर्ट को मिथ्रिल ओर पर हथौड़ा मारते हुए देखता है, लेकिन उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब कर्ट उसे मिथ्रिल ओर से एक तलवार बना देता है। ये देखकर ब्लैक स्मिथ का दिमाग ही हिल जाता है और वो खुद को शांत करने के लिए सफर पर निकल पड़ता है। अब फेस्टिवल के दूसरे दिन यूरिशा को याद आता है कि सोलफ्लेयर के साथ लड़ाई में उसके पुराने मिथ्रिल स्वॉर्ड टूट गए थे और उसके बाद कर्ट ने उसके लिए एक नई मिथ्रिल स्वॉर्ड बनाए थे। अब बारी यूरिशा की है कर्ट के साथ अपना दिन बिताने की और किस्मत से इस बार उन्हें आकुरी की देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। दोनों साथ में फेस्टिवल घूमने निकलते हैं। यूरिशा सोचते हैं कि वो कर्ट को किसी खास जगह ले जाकर उसके साथ समय बिताएंगे, लेकिन अचानक एक दुकान की तरफ से शोर मचने लगता है। दोनों देखते हैं कि कुछ गुंडे उस दुकान के मालिक और उसकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। अब आम दिन होता तो यूरिशा तुरंत जाकर मामला सुलझा देते, लेकिन आज वो सिर्फ कर्ट के साथ अपना डेट एंजॉय करना चाहते हैं। बदकिस्मती से कर्ट सीधा उस हंगामे की तरफ चला जाता है और उन गुंडों से पूछता है कि हो क्या रहा है। जब उसे पता चलता है कि वो लोग उस दुकान के खाने की बुराई कर रहे हैं तब कर्ट खुद एक मीट बन टेस्ट करता है और दुकानदार की तारीफ करता है कि ये तो बहुत टेस्टी है भाई। उनमें से एक कर्ट को जोर से धक्का दे देता है, पर तभी यूरिशा बीच में आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कर्ट एक एटलियर का मेंबर है। ये सुनते ही गुंडे तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि एटलियर से जुड़े लोग आमतौर पर नोबल्स होते हैं। इसके बाद कर्ट दुकानदार की हालत चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक हड्डी टूट चुकी है। वो बिना देरी किए उसे कंधे पर उठाता है और सबसे करीबी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि यूरिशा उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि वो अपना इलाज खुद कर लेंगे। अपनी पहली डेट अधूरा रह जाने की वजह से यूरिशा उदास हो जाती है।
जाते हैं, लेकिन जब वो दुकानदार की बेटी को रोते हुए देखते हैं तो वो उसे तसल्ली देते हैं। इसी दौरान यूरेशिया की मुलाकात फैंटम के एक मेंबर से होते हैं जो कैक्टस बेच रहा होता है। जब वो उसे कुछ लेने चाहते हैं तब फैंटम उसे बताते हैं कि आज एक कुकिंग कंपटीशन होने वाले हैं और ये जो दुकान था उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इसी वजह से गार्गल रेस्टोरेंट जो लगातार 2 साल से कंपटीशन जीतता आ रहा है, इस बार भी पहली पोजीशन हासिल करने के लिए गुंडों को भेजा था ताकि इस दुकान को कंपटीशन शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दिया जाए। ये सब सुनकर यूरेशिया को और भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसकी प्यारी सी डेट इसी वजह से खराब हो गई थी। वो फैसला करते हैं कि जैसे कर्ट वापस आएगा वो दोनों तुरंत यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उसकी ये उम्मीद भी टूट जाती है जब कर्ट उदास चेहरे के साथ लौटकर बताता है कि दुकानदार की चोट बहुत सीरियस है और वो अगले दिन तक हॉस्पिटल में ही रहेगा। इसीलिए कर्ट यूरेशिया से परमिशन मांगता है कि वो दुकानदार की जगह उसकी दुकान संभालने में मदद कर सके। अपनी डेट पूरी तरह खराब होते देखकर यूरेशिया सारी उम्मीद छोड़ देती है। फिर वो कसम खाते हैं कि कुकिंग कंपटीशन में गार्गल रेस्टोरेंट को बुरी तरह हराएंगे, लेकिन वो बच्ची लूना उदास होकर बताते हैं कि उसके पास मीट बन्स बनाने के लिए जरूरी चीजें खत्म हो गई है, इसलिए वो कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं ले सकते। ये सुनकर यूरेशिया लूना से कहते हैं कि कर्ट को मीट बन की रेसिपी और सारे सामान अच्छी तरह पता है, वो लूना को सब कुछ सिखा देगा ताकि वो कंपटीशन जीत सके। इस तरह उसके फादर को भी उस पर गर्व होगा कि उसने उनकी जगह की जिम्मेदारी निभाई। ये सब तय हो जाने के बाद कर्ट यूरेशिया से जरूरी सामान की एक लिस्ट लाने को कहता है। फिर वो एक बेलचा भी मांगता है। यूरेशिया चिंता करने लगते हैं कि कर्ट शहर के बीचों बीच खुदाई करने जा रहा है, इसीलिए वो उसे पहले परमिशन लेने के लिए कहते हैं। कुछ घंटों बाद गार्गल के रेस्टोरेंट के डोनट टेस्ट करने इस कंपटीशन के जज आता है। हाँ, वो अलग बात है कि उन्होंने रिश्वत लेके बैठा है। वो उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि इस साल भी जीत उसी की होगी। तभी अचानक उनकी नजर बहुत बड़ी भीड़ पर पड़ती है जो मीट बन्स खा रही होती है। वो तुरंत वहाँ जाता है और गार्गल हैरान रह जाता है कि उनका दुकान अभी भी बचा कैसे है। यहाँ तक कि उनके पास एक हॉट स्प्रिंग भी है, जबकि उसने पहले एक गुंडों को भेजकर उनकी दुकान बर्बाद करवाने की कोशिश की थी। लूना जजेस को देखते ही उन्हें टेस्ट करने के लिए मीट बन देते हैं। जब जजेस बन को खोलते हैं तो उसका काला रंग देखकर पहले तो वो उसे खाने में हिचकिचाता है। तब लूना समझाते हैं कि उसके अंदर जो चीजें डली हुई है वो एक मशहूर मिठाई है जिसे आंको कहते हैं। जैसे जजेस मीट बन को खाते हैं वो पागल से हो जाता है कि ये कितना टेस्टी है। ये देखकर गार्गल गुस्से से भर जाता है। वो खुद भी मीट बन टेस्ट करता है ताकि जजेस को गलत साबित कर सके, लेकिन एक बाइट लेते ही वो भी उसका दीवाना हो जाता है। तभी यूरेशिया वहाँ पहुँचते हैं और सबको बताते हैं कि कर्ट ने जो हॉट स्प्रिंग खोदा था उसी का पानी मीट बन्स बनाने में इस्तेमाल किया गया है। गार्गल उसके बात पर यकीन नहीं करता और कैसे भी करके यूरेशिया को गलत साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर बात तुरंत झूठ साबित हो जाता है। आखिर में मजबूर होकर वो जज को याद दिलाता है जिसे उसने रिश्वत दी थी, लेकिन जज उसका पैसा लौटाते हुए कहता है कि वो इतनी अच्छी दुकान को बेकार नहीं बोल सकता। तभी गार्गल की नजर एक गली में उन्हीं गुंडों पर पड़ती है जिन्हें उसने पहले हायर किया था। वो उनके पास जाकर उन्हें दोबारा उस दुकान को बर्बाद करने के लिए पैसे देना चाहता है, लेकिन उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि वो गुंडे असल में लिजलॉट और मिमिको के लिए काम कर रहे हैं। इसी वक्त यूरेशिया भी वहाँ जाते हैं और गार्गल पर उसके सभी बुरे कारनामों का इल्जाम लगाते हैं। वो बताते हैं कि लिजलॉट की इल्यूजन स्पेल की वजह से गार्गल के दुकान में काम करने वाले लोगों से उन्हें उसके सारे राज पता चल गए थे। यूरेशिया गार्गल से कहते हैं कि अब बिना कोई नखरे दिखाए एक अच्छे बच्चे की तरह सरेंडर कर दे, लेकिन गार्गल अचानक चाकू निकालकर लिजलॉट पर हमला करने की कोशिश करता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उसे रोककर जमीन पर दबा दिया जाता है। फिर यूरेशिया उस पर देशद्रोह का आरोप लगाते हैं और लिजलॉट अपनी असली पहचान बताते हैं कि वो इस देश की तीसरी राजकुमारी है। कुछ ही पलों में गार्गल को पकड़कर खींचते हुए जेल की तरफ ले जाया जाता है। कुछ घंटों बाद टाइकोन को खबर मिलती है कि गार्गल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि अगले दिन जब लिजलॉट उसके घर आएगी तो उसके दावत के लिए खाना कौन बनाएगा। तब उसका असिस्टेंट सलाह देता है कि जिस दुकान ने वो कंपटीशन जीता है उसी को गार्गल की जगह बुला लिया जाए। टाइकोन इस बात से सहमत हो जाता है, लेकिन एक और बात उसे परेशान कर रही होती है। वो सोचता है कि लिजलॉट बार बार उससे मिलने क्यों आ रही है। पहले उसे शक होता है कि शायद लिजलॉट को उसके सीक्रेट का पता चल गया है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि लिजलॉट एथलेन मेस्टर के साथ आएंगे तो वो अपना शक छोड़ देता है और सोचता है कि वो एथलेन मेस्टर को अपनी तरफ कर लेगा। अगले दिन यूरेशिया, लिजलॉट और रिकुतो हिल्डेगार्ड को बचाने की पूरी प्लानिंग दोबारा देखता है। सब कुछ फाइनल करने के बाद रिकुतो कर्ट को यकीन दिलाता है कि वो हिल्डेगार्ड को जरूर बाहर निकालेगा। इसके बाद कर्ट आकुरी के साथ लूना की दुकान पर मदद करने के लिए चला जाता है और लिजलॉट अपने इल्यूजन हटा देते हैं। यूरेशिया नोटिस करते हैं कि इल्यूजन तभी काम करता है जब तलवार कवर से बाहर हो, लेकिन टाइकोन के घर में ऐसे तलवार लेकर जाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए सब मिलकर फैसला करते हैं कि लिजलॉट 2 अलग इल्यूजन इस्तेमाल करेंगे। एक इल्यूजन में वो खुद रिकुतो बनकर देखेंगे ताकि एकदम असली इंसान जैसा लगे, और दूसरा इल्यूजन उसकी तलवार को छुपाने के लिए होगा। जब सब लोग टाइकोन के घर की तरफ निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कर्ट और आकुरे दोनों को आज के दावत के लिए शेफ के रूप में हायर कर लिया गया है। ये सुनकर सब एक साथ हंस पड़ते हैं और परेशान भी हो जाता है क्योंकि अब उनका पूरा प्लान और भी मुश्किल हो गया था।
पिछली रात जब कर्ट अपना दिन का काम खत्म कर रहा होता है, तब शहर के गार्ड उसके पास आता है और बताता है कि उसे टाइकोन के घर में होने वाले फंक्शन के लिए मीट बंस बनाने को कहा गया है। कर्ट तुरंत उन सोल्जर्स को टेस्ट करने के लिए कुछ मीट बंस देता है। जैसे वो उन्हें खाते हैं, वो एकदम ताज़ा महसूस करते हैं। अगले दिन कर्ट और आकुरे मीट बंस लेकर टाइकोन के घर पहुँचते हैं। जब कर्ट को पता चलता है कि प्रिंसेस भी वहाँ मौजूद है, तो वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि शायद उसके बनाए मीट बंस प्रिंसेस को पसंद न आए। लेकिन टाइकोन का असिस्टेंट उसे तसल्ली देता है और कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कर्ट से कहता है कि वो यही रुककर इंतजार करे, क्योंकि कभी भी लिज़लोट या टाइकोन उसे बुला सकते हैं। अब अकेले बैठे हुए कर्ट चुपचाप उस दरवाजे को देखने लगता है, जिसके बारे में उसे महल का नक्शा देख के पता चला था कि उसके पीछे हिल्डेगार्ड को बंदी बनाकर रखा गया है। उसी वक्त दूसरी तरफ लिज़लोट और रिकुतो टाइकोन के साथ बात कर रहे होते हैं। यूरिशिया जो गार्ड बनी हुई है, अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो सिर्फ इसी बात की चिंता करते रहते हैं कि कहीं कर्ट अपनी तरफ से कोई कदम ना उठा ले। उधर किचन में आकुरी नोटिस करते हैं कि कर्ट कुछ परेशान सा लग रहा है। जब वो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तब कर्ट बताता है कि उसके एक दोस्त उस बंद दरवाजे के पीछे कैद है और वो उसके पास नहीं जा सकता। इस पर आकुरी कहते हैं कि वो उसे वहाँ ले जा सकती है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। बिना समय बर्बाद किए आकुरी कर्ट को पकड़ लेते हैं और दोनों टेलीपोर्ट होकर उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक छुपे हुए हॉलवे में पहुँच जाते हैं। जब कर्ट देखता है कि आकुरी किसी और को भी अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकती है, तो वो उसे तुरंत वापस ले चलने के लिए कहता है। लेकिन आकुरी उदास होकर बताती है कि वो भी ऐसा नहीं कर सकते और रोने लगते हैं। इसी दौरान कर्ट को पास के कमरे से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, तो वो एक चोर की तरह बंद दरवाजे का ताला खोल देता है। वो सोचता है कि अंदर हिल्डेगार्ड मिलेंगे, लेकिन उसके सामने फामिल नाम की एक बुजुर्ग औरत होती है। फामिल आकुरी से प्यार से बात करते हैं और बताते हैं कि वो बीमार है। जब वो कर्ट के बनाए हुए मीट बंस खाते हैं, तो कहते हैं कि बहुत समय बाद उसे किसी खाने का स्वाद महसूस हुआ है और ये मीट बंस बहुत टेस्टी है। कर्ट फामिल को देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसकी असली उम्र उसके दिखने से कहीं ज्यादा है। फामिल कर्ट को एक मेज समझ लेते हैं, क्योंकि वो दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर आ गया था। वो कहते हैं कि कर्ट में हिल्डेगार्ड को बचाने की पूरी क्षमता है, इसलिए वो उसे बताती है कि हिल्डेगार्ड उनके नीचे वाले फ्लोर पर कैद है और खुद उसे मिलवाने के लिए ले चलती है। इसी दौरान टाइकोन रिकुतो से कहता है कि वो उसे विस्काउंट बनाना चाहता है। तब लिज़लोट बीच में बोल पड़ते हैं और कुछ बहाना बनाकर रिकुतो और टाइकोन को अकेले बातचीत करने का मौका देते हैं, उसे उलझाए रखने के लिए। जैसे लिज़लोट वहाँ से जाते हैं, टाइकोन सीधा मुद्दे पर आता है और रिकुतो से पूछता है कि क्या वो इमॉर्टल होना चाहेगा। रिकुतो जवाब देता है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एटलर मेस्टर बनना है मेरा सबसे बड़ा सपना था। इसके बाद टाइकोन बताता है कि एल्स और डीमन जैसे दूसरी जाति इंसानों से काफी लंबे उम्र तक जीता है। इसी वजह से पुराने समय में लोगों ने उन जातियों के शरीर के हिस्सों को इंसानों में ट्रांसप्लांट करके उनकी उम्र बढ़ाने का सोचा था, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह असफल रहा। ऐसे अनैतिक कामों की वजह से चर्च और इस देश के सरकार ने उन एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दिया। रिकुतो फिर टाइकोन से पूछता है कि जब उसके पास सब कुछ है, तो वो इमॉर्टल होने के लिए इतना बेचैन क्यों है। टाइकोन इसका जवाब देने से इनकार कर देता है और रिकुतो समझ आता है कि वो उनसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। तभी अचानक पूरे घर में हल्ला मच जाते हैं कि कुछ चोर अंदर घुस आया है। यूरिशिया तुरंत टाइकोन को एक झूठी घटना की रिपोर्ट देती है और कहते हैं कि उसने चोरों से लड़ाई की थी, लेकिन वो किसी को ढूंढते हुए सीधा किचन की तरफ भाग गए। ये सुनते ही टाइकोन तुरंत किचन की तरफ दौड़ पड़ता है और लिज़लोट अपनी इल्यूजन मैजिक की मदद से चुप चुप के उसके पीछे चल पड़ती है। इसी तरह वो सीक्रेट कमरे में पहुंच जाते हैं, जिसका दरवाजा टाइकोन को खुला हुआ मिलता है। वहाँ पहुंचकर लिज़लोट हैरान रह जाते हैं जब वो टाइकोन को अपनी बेटी फामिल को पुकारते हुए सुनते हैं, जो सबके हिसाब से काफी पहले मर चुके थे। लिज़लोट कमरे को ध्यान से देखते हैं और उसे वहाँ लंबे सफेद बाल मिलता है। फिर वो अपने मैजिक एबिलिटी से पता लगाते हैं कि उस कमरे में और कौन आया था। इसी दौरान उसे कर्ट की खुशबू महसूस होती है। तब वो फैसला करता है कि ये बात यूरिशिया को जरूर बतानी होगी। नीचे बेसमेंट में कर्ट हिल्डेगार्ड को देखते ही तुरंत उसके पास भाग कर जाता है और उसकी हालत चेक करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि हिल्डेगार्ड ठीक है, तब वो हैरान होकर नोटिस करता है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी। वो सीधा उससे कह देता है कि वो आज भी बिल्कुल पहले जैसे ही दिखती है। जैसे हिल्डेगार्ड ये सुनती है, वो तुरंत कर्ट को चेहरे पर मुक्का मार देती है और कहते हैं कि ये सब उस दवा की वजह से हुआ था जो कर्ट ने उसके लिए बनाई थी। कर्ट अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन हिल्डेगार्ड उसे डांटते हुए कहते हैं कि वो उसे छोड़कर दूसरे गांव चला गया और उसे अकेला छोड़ दिया। अब अपने पापा को बार बार डांट खाते देख आकुरी जोर से चिल्लाकर हिल्डेगार्ड से कहते हैं कि वो कर्ट को मारना बंद करे। ये सुनकर हिल्डेगार्ड और भी गुस्सा हो जाते हैं और गलतफहमी में सोच लेते हैं कि कर्ट उसे छोड़कर कहीं और बच्चा पालने लगा है। कर्ट तुरंत घबराकर समझाता है कि आकुरी उसकी अपनी बेटी नहीं है। तब जाकर हिल्डेगार्ड शांत होते हैं और कहते हैं कि उसे बहुत भूख लगी है। कर्ट उसे एक बहुत ही सख्त ब्रेड दे देता है जो उसके पास था, लेकिन हिल्डेगार्ड उसे चबा नहीं पाते। ये सब देखकर फामिल समझ जाते हैं कि हिल्डेगार्ड की हमेशा जवान रहने की वजह कर्ट की बनाई हुई दवा थी। लेकिन कर्ट बताता है कि उस दवा को बनाने के लिए जो रेनबो फ्लावर्स इस्तेमाल होते हैं, उसे वो बहुत समय से कहीं नहीं मिले। जब कर्ट को पता चलता है कि बुजुर्ग औरत ही फामिल है, तब उसे सच्चाई का पता चलता
है कि ताइकोन ने लोगों से झूठ बोला था कि फामिल मर चुके हैं, जबकि असल में उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ गई थी। कर्ट सोचने लगता है कि हिल्डेगार्ड को किडनैप करने के पीछे ताइकोन का असली मकसद क्या था। तब उसे साकुरा पार्टी से हुई कुछ पुरानी बातें याद आती है और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। थोड़ी देर बाद ताइकोन बेसमेंट में पहुंचता है। कर्ट को देखते ही वो उसे घर में घुसने वाला चोर समझता है, लेकिन कर्ट कहता है कि ये झूठ है, अबे मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, और उल्टा ताइकोन पर बहुत गलत काम करने का आरोप लगा देता है। सीधा साधा कर्ट असल में गलत समझ लेता है कि ताइकोन अपनी बेटी फामिल से इतना प्यार करता है कि वो चाहता है वो हमेशा छोटी ही बनी रहे और अब कभी बड़ी ना हो। इसी गलत फहमी में वो ताइकोन को बुरी तरह डांट देता है। कमरे में मौजूद हर इंसान समझ जाता है कि कर्ट ने पूरी बात ही गलत समझ ली है। तब हिल्डेगार्ड उसे हल्की से बिजली का झटका देता है ताकि वो और कंफ्यूजन ना बनाए। इसके बाद हिल्डेगार्ड सच बताते हैं कि फामिल असल में ताइकोन की मौत चाहते हैं। ये सुनकर ताइकोन हैरान रह जाता है और पूछता है कि वो क्या कह रही है। कर्ट भी सोचने लगता है कि क्या फामिल अपने फादर से इतनी नफरत करती है। डर के मारे ताइकोन बेसमेंट से भागने लगता है, लेकिन बाहर उसकी मुलाकात लिज़लोथ और यूरिशा से हो जाते हैं। दोनों उसे बताते हैं कि उन्हें उसकी बेटी की असली हालत के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो जानते हैं कि ताइकोन उसके बुढ़ापे को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। ताइकोन ये बात मान लेता है और बताता है कि एक आदमी ने उसे जो करने को कहा उसने सब कुछ किया, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। निराश होकर ताइकोन अपनी उंगलियों में पहने हुए रिंग्स तोड़ देता है ताकि एक डेविल को समन कर सके, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब कुछ भी नहीं होता। तब लिज़लोथ समझाते हैं कि उसका मैजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि कल जो कर्ट ने वो हॉट स्प्रिंग खोदा था उससे ये पूरी जमीन पवित्र हो गई है, तो उसका मैजिक सर्कल बेकार है। इसी वजह से अब शहर के अंदर किसी डीमन को समन करना नामुमकिन हो गया है। तभी हिल्डेगार्ड हाथ में तलवार लेकर वहाँ जाते हैं। जैसे उसे पता चलता है कि सामने खड़ी लड़कियां कर्ट की दोस्त है, वो जलन के मारे उनसे एकदम खड़ूस तरीके से बात करने लगते हैं। लिज़लोथ भी पीछे नहीं हटते और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो जाते हैं। खुशकिस्मती से यूरिशा बीच में आकर दोनों को शांत कर देते हैं। हिल्डेगार्ड बताते हैं कि वो ताइकोन को खत्म करने आए हैं, क्योंकि आगे चलकर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी डीमन को जरूर समन करेगा, जिससे पूरा शहर बर्बाद हो सकता है। ताइकोन हैरान होकर पूछता है कि फामिल उसकी मौत क्यों चाहते हैं। तब हिल्डेगार्ड बताते हैं कि ताइकोन अपनी बेटी को बचाने के लिए निर्दोष लोगों की बलि देने को भी तैयार है और फामिल ऐसा नहीं चाहते। ताइकोन इस बात से काफी दुखी हो जाता है कि फामिल खुद ठीक नहीं होना चाहते। वो कहता है कि अगर फामिल को ठीक करने के लिए उसे खुद की या दूसरों की कुर्बानी भी देना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। ये सुनकर हिल्डेगार्ड उस पर तलवार से हमला करने चाहते हैं, लेकिन सबको हैरान करते हुए फामिल जो अब अपने असली रूप में होते हैं दौड़कर बीच में आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। वो ताइकोन के पास जाकर बताते हैं कि कर्ट की मीट बन खाने के बाद वो ठीक हो गई है। बाकी लोग इस बात पर ज्यादा हैरान नहीं होते, क्योंकि कर्ट हर दिन कुछ न कुछ चमत्कार तो करता ही रहता है, तो उनके लिए अब आम बात हो चुकी है। उधर धीरे धीरे कर्ट के शरीर पर हुआ पैरालिसिस खत्म होने लगता है। वो आकुरी से कहता है कि उसके बैग में रखी हुई एक गोली उसे खिला दे। जैसे आकुरी ऐसा करती है, कर्ट दोबारा आराम से चलने फिरने लगता है। दूसरी तरफ लिज़लोथ ताइकोन को उसके गंदे कारनामों के लिए डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी अभी उसकी मुलाकात अपनी बेटी से हुई है, इसलिए वो उसे माफ कर देते हैं। साथ ही वो ताइकोन को आदेश देते हैं कि आज से वो एडलेड की मदद करेगा। जब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, तब लड़कियां फैसला करते हैं कि बाद में हिल्डेगार्ड से और सवाल पूछे जाएंगे। वो सोलफ्लेयर को भी बाद में आजाद करने का वादा करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा आदमी सामने आ जाता है। हिल्डेगार्ड उसे देखते ही पहचान लेते हैं और बताते हैं कि उसका नाम स्क्रिप्टर है। स्क्रिप्टर बताता है कि वो अपनी प्लानिंग को ऐसे ही बर्बाद होने नहीं देगा, लेकिन लड़कियां फैसला करते हैं कि इस बार भी वो उसका प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। ताइकोन उसे देखते ही गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की हालत के पीछे भी वही था और लिज़लोथ पर हमला करवाने का ऑर्डर भी उसी ने दिया था। गुस्से में ताइकोन उस पर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन स्क्रिप्टर अपने मैजिक सर्कल की मदद से न सिर्फ ताइकोन का हमला रोक देता है, बल्कि यूरिशा के अटैक को भी रोक लेता है। यूरिशा के होली स्वॉर्ड उसके बैरियर में दरार डाल देते हैं। ये देखकर स्क्रिप्टर समझ जाता है कि वो एक होली स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तब वो अपनी बोतल से खून निकालकर मैजिक सर्कल पर डाल देता है। सर्कल तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और स्क्रिप्टर वहाँ से चला जाता है। उसी पल वही डीमन लॉर्ड दोबारा सामने आ जाता है। वो बताता है कि उसकी जाति इमॉर्टल है और इसी वजह से वो बार बार दोबारा जन्म ले सकता है। लिज़लोथ उस पर तलवार से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड तुरंत उसकी तलवार दूर फेंक देता है। हिल्डेगार्ड भी उस पर हमला करते हैं और बाकी लड़कियां भी उसका साथ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड दूर से ही उन सब पर हमला कर देता है और बताता है कि सिर्फ यूरिशा की होली स्वॉर्ड ही उस पर असर कर सकते हैं, और क्योंकि उसने यूरिशा को उस तलवार का इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ा, इसलिए अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लिज़लोथ तुरंत पूरी सिचुएशन ध्यान से देखती है और समझ जाते हैं कि डीमन लॉर्ड असल में लोगों के दर्द से ताकत पाता है, इसलिए उसे हराने के लिए उसके घमंड को तोड़ना होगा। जैसे डीमन लॉर्ड सबको और डराने की कोशिश करता है, कर्ट आराम से चलते हुए मैजिक सर्कल के अंदर आ जाता है और कहता है कि बहुत समय हो गया किसी डीमन लॉर्ड को देखे हुए। फिर वो उस डीमन लॉर्ड को किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता है, पर वो डीमन लॉर्ड है यार, हमारे गाँव का ठेकेदार नहीं है। पर उसकी बातें सुनकर
डीमन लॉर्ड पूरी तरह गुस्सा हो जाता है और अपने आग से कर्ट पर हमला कर देता है, लेकिन आकुरे उसका हमला उसी के खिलाफ मोड़ देते हैं और डीमन लॉर्ड अपने ही आग का शिकार हो जाता है। जैसे वो आग में जलता है तब यूरिशिया अपने होली स्वर्ड उठाती है और कर्ट के सामने खड़ी होकर उसे दूसरे फायर अटैक से बचाती है। इस बार वो डीमन लॉर्ड के अटैक को 2 हिस्सों में काट देते हैं और अपनी तलवार से एक नीली आग निकालकर उस पर हमला करते हैं। ये अटैक डीमन लॉर्ड को लगभग खत्म कर देता है। फिर भी डीमन लॉर्ड हिम्मत नहीं हारता और हिल्डेगार्ड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब हिल्डेगार्ड बताते हैं कि कर्ट ने जो सख्त ब्रेड उसे पहले दिया था उसने उसे बचा लिया। तब डीमन लॉर्ड सोचने लगता है कि आखिर कर्ट है कौन। कुछ पल सोचने के बाद जैसे उसे याद आता है कि कर्ट हाथ विलेज से आया है, वो गुस्से से चीखता है और तुरंत हवा में गायब हो जाता है। उस शाम कर्ट सबको बताता है कि उसके गांव के लोगों ने डीमन लॉर्ड्स को हराने के कई तरीके ढूंढ लिए थे और उसे लगा था कि उन्होंने सभी डीमन लॉर्ड्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पर तभी मैजिक सर्कल में अचानक एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से कीड़े जैसे अजीब चीजें निकलती हैं जो आत्माओं को खाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त टाइकॉन का असिस्टेंट मीरबंस का एक डब्बा लेकर आ जाता है। वो अजीब कीड़े आत्माओं की जगह मीरबंस को ज्यादा तेज समझकर उन पर टूट पड़ते हैं और फिर गायब हो जाता है। इस पूरे घटना के बाद टाइकॉन का असिस्टेंट बांदना को बताता है कि टाइकॉन ने बाद में सबके सामने फामिल के जिंदा होने की घोषणा कर दी। वो ये भी बताता है कि मिमिको की पूछताछ के बाद हिल्डेगार्ड और सोल फ्लेयर अपने देश लौट गए। साथ ही कर्ट की नई खोज की वजह से उस दुकान का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ गया। ये सब सुनकर बांदना सोचते हैं कि कर्ट की असली पहचान को हर हाल में छुपा कर रखना बहुत जरूरी है। कुछ दिन बाद कर्ट को एक नाइट का पोजीशन दे दिया जाता है और यूरिशिया को बैरोनेस की टाइटल मिलती है। लेकिन कर्ट को लगता है कि वो नाइट बनने के लायक नहीं है क्योंकि उसने तो लड़ाई में कुछ किया ही नहीं। जब वो इसी बात की शिकायत करता रहता है तब लिज़लॉट खुद की तारीफ करते हैं कि उसका प्लान काम कर गया। वो यूरिशिया से कहते हैं कि एक दिन वो कर्ट को विस्काउंट जरूर बनाएंगे। दूसरी तरफ रेगिस्तान में हिल्डेगार्ड को याद आता है कि कर्ट ने उसके लिए ओरी हल्कम से एक फूल बनाया था तोहफे के तौर पर। हिल्डेगार्ड सोचते हैं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कर्ट जैसा बंदा कभी नहीं देखा यार, पता नहीं क्या होगा उस लड़के का। घर में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। एक दिन चाय पीते वक्त रिको तो कर्ट को बताता है कि वो कुछ दिन के लिए कैपिटल जा रहा है और उसके गैर हाजिरी में कर्ट को ही एटलेर मेस्टर की जिम्मेदारी संभालनी होगी। सब लोग इसे बिल्कुल आम बात समझते हैं और आखिरकार कर्ट भी ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ही लेता है। सो दोस्तों, ये मजेदार एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं और इसका कोई भी अगला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि सीजन 1 यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना एंड 500 कमेंट्स का टारगेट रखता है उसे भी पूरा कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल ओवर पार्ट टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उन वीडियोस पे क्लिक करो एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। बाय।